हाय एवरीवन, मैं हूं पीयूष सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल के आईआईटी सेंटर पर। यूरोपी बना दिया लगता है पूरा। खैर, पहली बात, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू क्लास 10th। भाई क्लास 10th में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। 9th पास करके आप 10th में आ गए हो, बड़ी सीनियर सीनियर से फीलिंग आ रही होगी है। क्लास 10th वैसे भी सीनियर क्लास होती है, तो अब बात थोड़ी गंभीर हो जाती है भाई यहाँ से कि अब थोड़ा संभल कर पढ़िएगा, एक एक चीज डिटेल में पढ़ना। ओके, चीजें बहुत बेहतर होंगी। ओके, खैर, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है नेशनलिज्म इन यूरोप। बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, सबसे पहले चैप्टर पे आ जाते हैं, फिर बातचीत बाद में हमारी होती रहेगी। ठीक है, ओके। बातें फोड़ना मुझे काफी पसंद है। जो मुझे जानते हैं वही जानते हैं। नेशनलिज्म इन यूरोप को समझने से पहले या उसको समझने के लिए आपको कुछ चीजें पहले से पता हो। अब वो पता हो क्या, इतनी बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। मैं बता देता हूँ भाई तुम्हें, नेशनलिज्म सॉरी फ्रेंच रेवोल्यूशन तो याद ही होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में 1774 में लुइस 16 राजा बना था। हाँ के ना, बिल्कुल सही। 1774 में वो राजा बना था, 1774 में, और 1789 में एक रेवोल्यूशन फूट पड़ता है। ठीक है, टैक्स वगैरह को लेकर, टाइथ, ठीक है, टैक्स सिस्टम बहुत ज्यादा था, टैक्सेस बहुत ज्यादा थे, फूड शॉर्टेज थी, बहुत सारी बातें चल रही थी, वो सारी बताई थी मैंने। ठीक है, क्लास 9th में। ओके, तो ये सब बातें जो थी उसकी वजह से क्रांति आई, रेवोल्यूशन आया फ्रांस में। लोगों ने राजा को उखाड़ फेंका कि भैया तू हट जा, तेरे बस की नहीं है। ठीक है, तो सर के पूरा देश ही खत्म कर देगा किसी दिन। ठीक है, तो लुईस 16 के बाद रोबेस्पियर की अलग ही खुजली थी, उसे भी खत्म किया। फिर वक्त रहता है ना, निपटाते चले गए। फिर बात ये होती है कि 100 की बात एक ये आता है कि अगर हम ब्रीफ में जाएं या फिर जल्दी से मोटी मोटी बातें जो है वो ये है कि लुईस 16 से कहानी शुरू होती है हमारी और नेपोलियन पर खत्म होती है। ठीक है, कि एक वक्त पर मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, देन रिपब्लिक तक बात पहुंची, और फिर मिलिट्री डिक्टेटर बन के नेपोलियन आता है 1805 में, और वहां पर बात फिर खत्म होती है। ठीक है, वहां पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। तो ये चैप्टर और वो चैप्टर ना कनेक्ट है। वो था पार्ट 1, ये समझिए पार्ट 2 कि फ्रांस में नेपोलियन आ गया, उसके बाद क्या हुआ वो चीज समझने वाली है। खैर, पहले ये समझो, नेपोलियन नेपोलियन नेशनलिज्म इन यूरोप की भाई शुरुआत होती है इस पेंटिंग से। इस पेंटिंग की एक डिमांड है, वो डिमांड है डेमोक्रेसी की। ठीक है, कि इस पेंटिंग को बनाया है फ्रेडरिक सोरो ने, और इस पेंटिंग का नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड रिपब्लिक। ओके, तो द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड रिपब्लिक। वैसे फ्रेडरिक सोरो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, और 1848 में उन्होंने 4 पेंटिंग्स बनाई थी, और उन 4 पेंटिंग्स को, उस सीरीज को इन्होंने नाम दिया था द पैक्ट बिटवीन नेशंस। मैं दिखाऊंगा वो चारों पेंटिंग्स आपको, और उसमें से ये जो द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड रिपब्लिक है, ये वो पेंटिंग है। ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं, वो द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड रिपब्लिक। ओके, अब बात क्या है कि भाई ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं झंडा वगैरह लेके, ये भगवान वगैरह, क्या मतलब है इन सब का। तो भाई सबसे पहले फीचर्स के बार पूछ भी लेता है, तो फीचर समझो। सबसे पहले इस पेंटिंग में दिखाई दिया है तुम्हें स्टैचू ऑफ लिबर्टी। व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज लिबर्टी? लिबर्टी का मतलब होता है आजादी। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। व्हाट? फ्रीडम। भाई लोगों को आजादी चाहिए। किससे चाहिए आजादी? भाई अनकंट्रोल्ड मोनार्की से चाहिए, एब्सोल्यूट मोनार्की से चाहिए। ठीक है, जिसके चलते लोगों पर अत्याचार हो रहा है, लोग अपनी मर्जी का कुछ कर ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात थी भाई कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी रखा, जो लिबर्टी को सिंबलाइज करती है, और इसके एक हाथ में होती है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, लाइट ऑफ नॉलेज, कि भाई लोगों का मार्गदर्शन करना है। और दूसरी तरफ एक हाथ में ये बुक है, एक चार्टर है, जिसके अंदर राइट्स ऑफ मैन, मतलब लोगों के अधिकार दिए हैं। ये बेटा, ये कोई जो आजादी है, लिबर्टी, ये किससे आजादी है? ये अन्याय से आजादी है, ये अज्ञान से आजादी है। ओके, ये निरंकुश साम्राज्यवाद, साम्यवाद से आजादी है, ये परिवारवाद से आजादी है। वर्ड कुछ सुने सुने से लग रहा है। ठीक है, ये सब, इन सब से आजादी चाहते हैं लोग। तो जब लोगों को अज्ञान से आजादी चाहिए होती है, जब लोगों को अन्याय से आजादी चाहिए होती है, जब लोगों को शोषण से आजादी चाहिए होती है कि भाई ये सब खत्म होना चाहिए देश के अंदर। ठीक है, जब लोगों को भूख से आजादी चाहिए। सीधी बात, अगर हम फ्रांस की बात करें तो उस समय भुखमरी फैल रही थी, और किसके भरोसे, किसकी बदौलत फैल रही थी हम जानते हैं। उस समय पर जो राजा था उसकी वजह से फैल रही थी। तो ये सारी चीजें, तो ये जो बुक है इसका ये मायने है कि जब तक लोगों को
उनके अधिकार नहीं दिए जाएंगे, वो लोग तब तक कैद में रहेंगे। उनके अधिकार ही हैं जो उन्हें लिबर्टी दे सकते हैं, आज़ादी दे सकते हैं, उन्हें स्वतंत्र कर सकते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में? यार कॉमन सेंस है यार ये तो। आगे समझो। खैर अब बात आती है किसकी? द प्रोसेशन ऑफ नेशन। उस पेंटिंग के अंदर जो है वो लोग अलग अलग, ठीक है, अरे आ जा यार, हाँ, अलग अलग सोशल क्लास के लोग हैं, ठीक है, अलग अलग एज ग्रुप्स के लोग हैं। ये सभी लोग अपनी कंट्री के फ्लैग को लेकर, अपने राष्ट्र ध्वज को लेकर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्या सिंबलाइज कर रहे हैं भाई? अलग अलग एज ग्रुप के लोग हों, अलग अलग सोशल क्लास के लोग। सोशल क्लास मीन्स एस्टेट सिस्टम के हिसाब से भी देख सकते हो, या फिर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से भी देख सकते हो कि अमीर गरीब भाई दोनों हैं, और दोनों को ही अपना देश उतना ही प्रिय है जितना होना चाहिए, ठीक है, कि जितना गरीब को अपना देश पसंद उतना अमीर को पसंद है। तो वही सारी बात है कि ये सभी लोग अपने कंट्री के फ्लैग को लेकर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, और इधर मतलब इन्हें अपने से नहीं है, इनका प्रेम अपने से ज्यादा अपने देश के प्रति है। और इस तरह की फीलिंग को हम नेशनलिज्म कहते हैं। नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद कहें हिंदी में, कि जब आपके सेंटिमेंट्स बनना, ये जुड़ना, जब आपकी कंट्री की तरफ आ जाए, आपका माइंडसेट हो जाए कि भाई मैं और मेरी कंट्री और बीच में कोई भी नहीं, सीधी बात, दैट इज नेशनलिज्म। कि भाई मैं अब जो भी काम करूंगा वो अपने देश के हित में करूंगा, इसे हम नेशनलिज्म कहते हैं, और ऐसी फीलिंग होनी भी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान समझो। तो क्या था कि लोग अलग अलग क्लास के, अलग सोशल क्लास के, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग अपनी कंट्री के नेशनल फ्लैग को हाथ में लेते हुए मार्च कर रहे हैं और सिंबलाइज कर रहे हैं नेशनल यूनिटी को, कि लोग एक हैं। और एक होकर उन्होंने किसको खत्म कर दिया? मोनार्की को खत्म कर दिया, और क्या पाई? आजादी पाई। अब तो फ्रेडरिक सोरो ये सब लिख कर नहीं बता रहे, एक पेंटिंग के अंदर ही दिखा दिया, ठीक है। पेंटिंग पढ़ी जा रही है यार, ये कितनी बेहतरीन बात है। अगला आता है शैटर्ड एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है। शैटर्ड एब्सोल्यूटिज्म का क्या मतलब है भाई? मोनार्की, वो सारे सिंबल्स, ठीक है, जो मोनार्की को रिप्रेजेंट करते थे, ये जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस, एब्सोल्यूट का मतलब होता है बेटा चीजें कुछ ऐसा जो फिक्स हो, ठीक है। राजा भी अपने आप को फिक्स समझता था कि मैं तो भगवान की तरह हूं, मुझे तो कोई हटा ही नहीं सकता था। ये वाली बात है कि वो सारे सिंबल्स जो मोनार्की की याद दिलाते थे, या जो मोनार्की से जुड़े हुए हैं, उन सबको उखाड़ फेंका लोगों ने। मैं बताता हूँ, अगर तुम यहाँ पे ध्यान लगाओ तो ये वही पेंटिंग है। यहाँ पर क्राउन, स्वॉर्ड्स, ठीक है, वो सारी चीजें जो मोनार्की से जुड़ी हुई थी, तो टूटी हुई बिखरी हुई पड़ी है। क्या बताना चाहते हैं भाई? जो लोग हैं ना, उन्होंने आजादी चुनी, ठीक है, लोगों ने डेमोक्रेसी चुनी, ठीक है, लोगों ने जनता का शासन चुना, और राजा को उठा के फेंक दिया यहाँ पे। फ्रांस में कुछ ऐसे हुआ था, अगर तुम्हें याद हो तो, वहां पे तो छुरियां चल गई थी भाई। अगला आता है भाई यूटोपियन विजन। व्हाट डज इट मीन भाई? यूटोपियन का मतलब होता है कुछ ऐसा जो सपना सा ही लगे। 1848 की बात है भाई, डेमोक्रेसी थी नहीं। वो ठहरे एक फ्रेंच आर्टिस्ट, और जो फ्रेडरिक सोरो है, वो जो अपना विजन बता रहे हैं, वो केवल फ्रांस में डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं पूरे यूरोप में डेमोक्रेसी की कल्पना। अगर तुम ध्यान दो तो ये सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज के फ्लैग हैं, ठीक है। ये केवल एक कंट्री थोड़ी है, ठीक है। अगर देखा जाए ये जो पेंटिंग दिख रही है, इसके अंदर भाई फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, इटली भी है, ठीक है, सब है। तो ये सब क्या कर रहे हैं? डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं, डेमोक्रेसी पा ली है लोगों ने। तो यूटोपियन विजन ऐसा कि भाई उस समय पर 1848 में डेमोक्रेसी थी नहीं, तो ये यूटोपियन विजन ये सपने जैसे ही लगा है। दैट्स व्हाई द ड्रीम ऑफ नेशन फॉर्मिंग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कि भाई ये एक विजन है फ्रेडरिक सोरो का, ये एक सपने की तरह है, ठीक है। वो एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ पे लोगों का शासन हो, किसी राजा महाराजा का नहीं। क्योंकि देश का मतलब या राष्ट्र का मतलब कोई राजा नहीं होता, ठीक है, कोई शासक, कोई वजीर आजम नहीं होता। देश को कोई राजा या प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि वहां की जनता बनाती है, ठीक है। वहां की जनता तय करेगी कि देश का भविष्य क्या होगा, ठीक है। अ, बात समझ में आई? अब समझिए। अगला है हेवनली अप्रूवल। हेवनली अप्रूवल मतलब उस पेंटिंग के अंदर कुछ गॉड वगैरह हैं आसमान में, ठीक है, वो जो आसमान में गॉड है तरीके से ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये लोग हैं भाई। ये काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, इसमें बहुत खुश हैं, बिल्कुल प्रेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं लोगों के इस कदम को, ठीक है। ये बात है कि ब्रदरहुड, यूनिटी, इसको देखकर परमात्मा भी खुश है। फ्रेडरिक सोरे बताते हैं कि भाई ये केवल जनता की आवाज नहीं है, परमात्मा भी कुछ ऐसी चाहता है। तो हेवनली अप्रूवल का यही मतलब है कि भाई ये अच्छा लग रहा है देखने में। और चीज समझिए, ठीक है। फिर आता है सीक्वेंस ऑफ नेशन।
तो सीक्वेंस ऑफ नेशन की अगर बात की जाए तो पहली बात, नेशन जो है उस समय पर नेशन स्टेट जो बन गए थे वो यूएसए और स्विट्जरलैंड थे, जहाँ पे राजा को हटाकर या राजा को एक तरफ रख के लोगों ने अपना शासन मानना चाहा, अपना शासन चुना, और एक कल्चर के और एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग थे। तो नेशन स्टेट बनने वाले ये जो दो देश थे, इन्हीं को फॉलो करते हुए बाकी कंट्रीज ने भी अपनी नेशन स्टेट बनाने की यात्रा को तय किया। तो ये सारी बात है। तो ये एक सीक्वेंस है कि यूएसए और स्विट्जरलैंड पहले नेशन स्टेट बन गए थे, जहाँ पर कोई राजा वगैरह का दबदबा नहीं था, और इन्हीं को फॉलो करते हुए बाकी कंट्रीज भी पीछे पीछे आ रही हैं। एंड दैट इज सीक्वेंस, आगे बढ़िए। खैर, इतनी बात मैंने बताई, वो थी पेंटिंग के बारे में। अब आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन और द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, कि भाई फ्रांस में ऐसा क्या हुआ था कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमें बात अच्छे से पता है कि जब पावर थी वो एब्सोल्यूट मोनार्क मतलब राजा से लेकर जनता में रख दी गई थी, कि अब जनता तय करेगी क्या। बट हाँ, वो जो जनता थी उसमें भी कुछ कंडीशंस थी कि कौन वोट देगा या कौन नहीं। खैर, हम उसी के उस बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे इस बारे में कि राजा के खिलाफ लोग जा पाए, ठीक है, लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। तो ये बात यहाँ पर देखने वाली है। खैर, फिलहाल फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि एब्सोल्यूट मोनार्क से पावर लेकर लोगों में रख दी गई थी, ठीक है, बार बार नहीं बोलूंगा। फिर लोगों ने डिक्लेयर किया क्या, कि जो देश के सिटीजन्स होते हैं ना, वही नेशन को बिल्ड करते हैं, उन्हीं से ही नेशन बनता है, उन्हीं से ही राष्ट्र बनता है ना, वही राष्ट्र निर्माता है, अगर बहुत हैवी वर्ड उठा लें तो, ठीक है। और सिटीजन्स को पूरा पूरा अधिकार है अपनी कंट्री का भविष्य तय करने का, कि भविष्य क्या होगा वो जनता बताएगी, कोई राजा महाराजा ना सिखाने आए हमें। फिर दूसरी तरफ, ना कि केवल फ्रांस में बल्कि फ्रेंच जो लोग थे, जो फ्रेंच थे, उन्होंने एक मिशन की तरह देखा कि भाई यूरोप के अंदर ऐसी बहुत सारी कंट्री है जहाँ पर मोनार्की है, जहाँ पर लोगों पर अत्याचार हो रहा है, हमें उन सबको फ्री करना है, ठीक है, कि मोनार्की को हम जड़ से ही उखाड़ फेंकेंगे। ये बात थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में। बट आइडिया नेशनलिज्म का कहाँ से आया, कि लोग, कि अगर देखा जाए तो लोग भुखमरी से मर रहे थे छोटे सी फूड की। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है कि भाई शायद फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो केवल खाने पीने की मांग को लेकर था, बट बात ऐसी नहीं थी। बात ये थी कि लोगों के भीतर सेंटिमेंट्स जगे थे, किसको लेकर, अपने देश को लेकर, ठीक है। जब उन्होंने देश को गलत हाथों में देखा तो उनका भी खून खोल उठा, और उन्होंने राजा की ईंट से ईंट बजा दी, ये वाली बात। तो बात हुई क्या थी उस समय पर, तो देखा जाए तो उस समय पर फ्रेंच को, ठीक है, लुई 16 जब हटा गया तो फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज बनाया गया कंट्री में, क्या, ताकि जो लोग थे वो यूनाइट हो सके, ठीक है। तो जब कॉमन लैंग्वेज बनी, ठीक है, एक नेशनल लैंग्वेज की तरह उभरी, नेशनल लैंग्वेज बनी कौन, फ्रेंच भाषा, इसके चलते लोग और एक हो गए। दूसरी तरफ कुछ चीजें रिफॉर्म की गई, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था टेबल टेनिस ओथ लेते वक्त नेशनल असेंबली ने, उसमें यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट डज इट मीन सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिफॉर्म लॉ समझो कि सभी के लिए कानून बस समान है। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि कोई भाई अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर सकता देश के अंदर, अगर करना है तो एक बार एडमिनिस्ट्रेशन मतलब असेंबली से पूछ के ही करेगा। जैसे हमारे लिए पार्लियामेंट होता है ना, भाई मनमर्जी से थोड़ी कर लेगा, पूछ कर ही करेगा, ठीक है, भले ही अच्छा लगे या ना लगे। वहीं दूसरी तरफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, ठीक है, बर्थ प्रिविलेज की जो जन्म से जो अधिकार प्राप्त थे उन सबको अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। और कल्चरल यूनिटी का सीधे मतलब ये कि भाई फ्रांस का अपना कल्चर है, और वो जो कल्चर होता है ना यार, वो कल्चर बड़े बड़े महलों में नहीं मिलता। वो जो कल्चर होता है वो कॉमन लोगों में, आम लोगों में मिलता है, चाहे वो भारत का कल्चर हो, ठीक है, चाहे वो फ्रांस का कल्चर हो, वो कॉमन लोगों में मिलता है। तो इस कल्चर की वजह से लोग यूनाइट हो गए, ठीक है, कि भाई इस कल्चर ने हमें जोड़े रखा है, और हमें इस कल्चर को बनाए रखना है, बचाए रखना है, और जब तक ये राजा रहेगा तब तक तो नहीं बच सकता, इसे भी हटाओ, ठीक है। खैर, आगे बढ़ जाइए। अगला दूसरे कंसेप्ट आए, जैसे लापैट्री या ली सिटोयन। लापैट्री मीन्स होता है फादरलैंड, कि जो लोग थे उनके सेंटिमेंट्स इतने थे अपने देश से कि वो, जैसे हम बोलते हैं ना, अ, भारत भूमि को मातृभूमि कहते हैं, ठीक है, मदरलैंड कहते हैं। एक मिनट, ठीक है, हाँ। तो जैसे हम मदरलैंड बोलते हैं ना इंडिया को, ठीक वैसे ही फादरलैंड का कंसेप्ट फ्रांस में देखा गया, और लोग बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल तरीके से, मतलब बहुत ही ज्यादा देश प्रेम भावना
जुड़ गई इनकी, मतलब अपने सेंटिमेंट्स देश के साथ जुड़ गए। वहीं दूसरी तरफ ले सिटोयन मतलब सिटीजन, कि भाई आप लोग सिटीजन हो इस देश का, ठीक है। हर एक व्यक्ति, अमीर गरीब छोटा बड़ा, वो सभी इस देश के सिटीजन हैं, नागरिक हैं। और कंट्री का भविष्य राजा तय नहीं करता, बल्कि वहाँ का नागरिक तय करता है। तो ये बात हुई। और भी बहुत सारी बातें थी, जिसे नेशनलिज्म या नेशनलिज्म की जो भावना है, ठीक है, वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ उसे मिलती रही। और लोग अपने देश के प्रति बहुत ज्यादा मतलब अटैच्ड होने लगे। जैसे कि ट्राई कलर फ्लैग बना लेना, अपनी कंट्री का झंडा बनाया, नेशनल एंथम, ठीक है, ओथ्स, ठीक है, नेशनल असेंबली जैसे इंस्टीट्यूशंस जो लोगों को प्रेरित करते थे अपने देश के लिए कुछ करने के लिए। तो इस तरह की चीजें जब देश में होने लगी ना, तो कुछ करना पड़ता है भाई, सीधी बात है। जब ये इस तरह की चीजें देश में होने लगी, तो अपनी कंट्री के प्रति लोगों के भीतर प्रेम बहुत ज्यादा उमड़ने लगा। होता क्या है, वो इतने ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं अपनी कंट्री से कि कंट्री के ऊपर अब कोई भी खतरा आ जाए वो नहीं छोड़ेंगे। तो ये सारी बात होती है। तो यहाँ से नेशनलिज्म स्टार्ट होता है, ठीक है। तो नेशनलिज्म की जो भावना थी, कि नेशनलिज्म का जो आइडिया मिला, वो ऐसे मिला कि कल्चर की वजह से लोगों को जोड़िए, लोगों को बताइए कि भाई तुम कोई मात्र एक एक तरीके से मान के चलो कि तुम देश के लिए कोई एक नंबर की तरह नहीं हो, जीते जागते इंसान हो और देश का हिस्सा हो। ना कि केवल देश की सोसाइटी में, बल्कि उसकी इकोनॉमी में भी आपका बहुत बड़ा आता है। कि भाई कंट्री का कोई भी सिटीजन सही कम कमाता है या ज्यादा कमाता है, उसका इकोनॉमी में हाथ होता है, देश के डेवलपमेंट में उसका भी थोड़ा ही सही मगर योगदान रहता है। ये बात बताई गई लोगों को, तो लोगों को भी लगा हाँ ठीक है, देश का मतलब हम, और ये हमारा देश, तब जो होगा देश के हित में होगा। ओके, तो ये सारी चीजें चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब तक ये भाई साहब नहीं आए थे। यह है नेपोलियन बोनापार्ट। बहुत मुश्किल से रिपब्लिक तक यात्रा पहुंची थी फ्रांस की। नेपोलियन बोनापार्ट चीजों का फायदा उठाते हुए पहुंचते हैं, और 1805 में ये गद्दी पर बैठता है। इतना बुरा भी नहीं था, ठीक है। बात होती क्या है कि मोनार्की को वापस से लगा देता है, ठीक है, मोनार्की वापस आ जाती है। मोनार्की मतलब वही राजशाही, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो लोगों को काफी पसंद आती है। जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, ओके, और राइट राइट टू प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें ये इंट्रोड्यूस करता है फ्रांस में, जिससे लोग काफी ज्यादा मतलब वेलकम करते हैं इसका, कि क्या बात है, क्या इंसान हो यार तुम। आगे समझिए, लोग तो मसीहा भी मानने लगे थे, ठीक है। खैर, और फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर देते हैं, कि भाई बहुत जमीन है, किसी की जमीन छीनी ना जाए। फ्यूडल सिस्टम को क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। चाहो तो नोट कर लो साथ में भाई। और हम्म फ्यूडल क्यों लिख रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इसको इम्प्रूव किया, ठीक है। इससे क्या होता है भाई कि कंट्री के अलग अलग हिस्सों में लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। आप भी अपनी बात आराम से पहुंचा सकते हो, कि ठीक है भाई, जैसे कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ना है, तो बीच में सड़क नहीं बनाओगे क्या, तो बिना सड़क के थोड़ा ना ट्रांसपोर्टेशन सही होगा, ठीक है। तो वही सारी चीजें नेपोलियन बहुत सारे बदलाव करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि चीजें भाई और अच्छी हो जाती है, और लोगों को ये चीज काफी पसंद आ रही होती है कि यार ये बंदा मसीहा टाइप का है, ये हम सबको आजाद कर देगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि आजाद करने नहीं, राज करने आया है। खैर, दो तीन चीजें और थी वो, राइट टू प्रॉपर्टी, फ्यूडल सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, हाँ। पीसेंट्स को आजाद करते हैं, पीसेंट्स वर फ्रीड, आजाद कर दिया। किससे आजाद कर दिया, हाँ, उनको आजाद कर दिया कि भाई जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो नोबल्स होते थे, मजदूर किसान उनकी जमीन पर ही खेती करते थे, तो उनके ऊपर ये जबरदस्ती होती थी कि भाई यहीं पर ही खेती करनी है, भले ही तुम्हें सैलरी मिले या ना मिले, भले ही तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। तो इस बात को लेकर किसान काफी ज्यादा यार दुखी रहते थे, और पीसेंट्स को यहाँ से आजादी किया कि भाई ये मत करो, अच्छा रहेगा, ठीक है।
बर्थ प्रिविलेज को खत्म कर दिया। और ये बात देखकर तो लोग और पागल हो गए कि वाह, अच्छा ये बुरा नहीं था यार, सही काम था। बर्थ प्रिविलेजेस वर अबॉलिश्ड। तो पीसेंट्स को फ्री किया। सेल्फडम कहते हैं, आई डोंट नो कि इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे। बंधुआ मजदूरी मैंने यार हिंदी में सुना है। तो उनको फ्री किया, अभी तुम समझे। तो ये चीज देखकर भाई लोग काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी थी कि लोगों को बड़ी देर में समझ में आई। कि जैसे मान के चलिए, पहला सेंसरशिप को इंट्रोड्यूस करता है नेपोलियन। सेंसरशिप का मतलब होता है जितने भी पब्लिकेशंस हैं, कोई भी नेपोलियन के खिलाफ नहीं छापेगा, या कोई भी नेपोलियन के खिलाफ नहीं बोलेगा। जो भी चीज नेपोलियन को लगती कि वो उसे दिक्कत दे सकती है, वो उसे मार्केट में उतरने ही नहीं देता। समझे। सेंसरशिप लगाई, फोर्स रिक्रूटमेंट किया, और मजे की बात, हैवी टैक्सेस देखने को मिले, क्योंकि लगातार जंग लड़ रहे थे नेपोलियन भाई साहब। ठीक है, इन्हें तो यूरोप जीतने की धुन सवार थी। ये चीज जब हुई तो हैवी टैक्सेस की वजह से, सेंसरशिप की वजह से, ये दोनों भी चलो झेल लेते, क्योंकि फ्रांस के लोगों ने बहुत झेला है हैवी टैक्सेस। फोर्स रिक्रूटमेंट बात समझ में नहीं आ रही थी। ये बंदा जबरदस्ती लोगों को मिलिट्री में भरे जा रहा था, भरे जा रहा था। ठीक है, कि बढ़िया है ना कि पीसेंट्स को पहले जमींदारों से आजाद करो, और फिर फौज में भर्ती करके दुनिया से आजाद कर दो, कितनी बढ़िया बात है। तो ये बात लोगों को बड़ी देर में समझ में आई, लेकिन फिर लोगों से इन्हें हेट भी मिला। और फिर बैटल ऑफ वाटरलू होती है, जहाँ पे नेपोलियन की हार हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो आजादी आजादी करते करते ये पता नहीं कितनों को आजाद कर देते हैं। लेकिन हाँ यार, नेपोलियन की अगर हिस्ट्री कभी जानने को मिले तो पढ़ना जरूर, बहुत बेहतरीन हिस्ट्री रही है। ठीक है, कि शायद उसे देखने के बाद तुम अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहो। हाइट ज्यादा नहीं थी, 5 फुट 5 इंच ही थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, हाँ एक बात और कि बड़ा ध्यान दो, ये सारी चीजें जो लगाई गई ना, ये जो नेपोलियन ने अप्लाई किया था, इन्हें हम सिविल कोड 1804 कहते हैं। और ज्यादा ध्यान लगाएं तो और कहते हैं इसे नेपोलियनिक कोड। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, हम कहते हैं नेपोलियनिक कोड भी। ओके, बात समझ में आई, बात समझ में आनी भी चाहिए सारी चीज। ये सारी बात थी। ओके, तो ये था कि इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, तो ये नेपोलियन ने करा था। चलिए भाई, अब ये चीजें थोड़ी समझ लेते हैं। तो नेपोलियन की कहानी वैसे खत्म नहीं हुई है, अभी थोड़ा ब्रेक ले लो। हाँ तो भाई, नेपोलियन की कहानी तो सुन ली, अब थोड़ी बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो नेपोलियन की बात रही है तक, वो सारी बातें थी जो भी थी। अब ध्यान दो, बात क्या थी कि ये जो द बिगनिंग किसकी भाई, किस चीज़ की। तो बात ये थी कि अब थोड़ा सा फ्रांस से निकलकर थोड़ा आगे आ जाता है। ठीक है, नेपोलियन का हमने देखा सिविल कोड वगैरह, और फिर अब आगे आते हैं तो उसमें ये होता है कि जबकि हम बात कर रहे हैं यूरोप की, तो उस समय पर जो यूरोप में था, कोई नेशन स्टेट नहीं होती थी। नेशन स्टेट नहीं होती थी तो भैया क्या होता था, भैया ये होता था कि अगर कोई, पहली बात तो कोई कंट्री का फिक्स नेम नहीं था। फिक्स का क्या मतलब है, नेशन स्टेट नहीं है, कोई नेशन नहीं है, कोई राष्ट्र नहीं है। तो उसी कॉन्टिनेंट में यानी यूरोप में छोटे 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 एम्पायर्स बने होते थे। और इस एम्पायर की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ करती। ठीक है, जैसे आज की जो इटाली और जर्मनी है, वो भी एक वक्त पर छोटे छोटे एम्पायर्स में टूटे हुए थे, और हर एम्पायर का अपना एक राजा होता था। इंडिया एक नेशन स्टेट है, इंडिया में कोई अलग अलग एम्पायर थोड़ी है। हाँ, पहले एक वक्त पर अलग अलग एम्पायर्स हुआ करते थे। मराठा एम्पायर अलग था, अहोम एम्पायर असम में अलग था। ठीक है, राजस्थान की अगर बात करें तो पूरे राजस्थान का कोई इकलौता राजा तो रहा नहीं है। मेवाड़ के राजा अलग हुआ करते थे। ठीक है, चित्तौड़ के राजा अलग होते थे, जैसलमेर के राजा अलग। राजस्थान में भी छोटे छोटे एम्पायर्स थे, बट आगे चल के राजस्थान के एम्पायर एक हुए, और फिर एक करके एक राष्ट्र बना, एक नेशन बना, है ना, कंट्री बनी हमारी, इंडिया बना। ठीक उसी तरीके से ये जो यूनिफिकेशन हुआ, तो यही यूनिफिकेशन इटाली और जर्मनी में भी हुआ आगे चल के। तो इटाली और जर्मनी में छोटे छोटे क्या थे, एम्पायर्स बने हुए थे, सबके अपने अपने राजा थे, सबके अपने अपने मोनार्क थे, और उन सबकी अपनी अपनी करेंसी, अपने रूल्स। ठीक है, राज करने का तरीका, तो ये सारी चीजें थी। तो वहां पर जो लोग रहते थे, कौन लोग रहते थे,
भाई ये वो लोग रहते थे। अब पहली बात, अगर हम यूरोपियन सोसाइटी की बात करें, इनकी यूरोपियन सोसाइटी की, तो अगर यूरोपियन सोसाइटी की बात करते हैं, यूरोपियन यूरोपियन, एक किसी दिन मेरी इंग्लिश मुझे ही लेट हो गई। यूरोपियन सोसाइटी अगर देखा जाए, इसमें दो हिस्से आते हैं। एक तरफ आते हैं एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ आते हैं पीसेंट्स। ओके, एरिस्टोक्रेट्स एंड पीसेंट्स। अब होता क्या है कि एरिस्टोक्रेट को ना भाई बहुत एलाइट कहते हैं ना, एलीट एलाइट जो भी आपका मन करे बोलिए। और पीसेंट्स भाई ये थे गरीब, पुअर, ये गरीब थे, ये गरीब थे। तो ये कौन थे भाई? ये थे राजा महाराजा से जुड़े हुए लोग, बिल्कुल लाड साहब टाइप, अमीर थे, रिच थे, ठीक है, बहुत इनका भैया खाना पीना ऊंचे ऊंचे लोगों में था। पीसेंट्स गरीब थे। अब इन दोनों के बीच में ये तो कोई काम करते नहीं थे, क्या काम करेंगे, पैसा बहुत है। पीसेंट्स काम करते थे भाई, ये मजदूरी वगैरह करते थे, ठीक है। जो जमींदार थे उनके खेतों में खेतियां करते थे, खेत जोतते थे उनका, ये सारी बात थी। इन दोनों के बीच में आते हैं मिडिल क्लास सोसाइटी, जो आगे चल के लिबरल्स बने। ओके, अब बात क्या थी कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, जब इंडस्ट्रीज लगाई जा रही थी, तो उन इंडस्ट्रीज में ना तो एरिस्टोक्रेट्स काम करेंगे क्योंकि इनके पास तो पैसा बहुत है, ये क्यों काम करेंगे भाई। पीसेंट्स भी क्यों काम करेंगे, क्योंकि फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम करने के लिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ उस समय के, तो पीसेंट्स भी काम नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए स्किल चाहिए। तो एजुकेटेड मिडिल क्लास बीच में आते हैं, ठीक है। और ये लोग बाहर निकलते हैं जब, तो इंडस्ट्रीज में भी काम करते हैं और बहुत सी चीजें देखते हैं, ठीक है। तो ये एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग ही कारण बने थे यूरोप में रेवोल्यूशन, ना कि केवल यूरोप में, बल्कि फ्रांस में भी यही एजुकेटेड मिडिल क्लास थे जिन्होंने इन गरीबों को ये बताया था कि भाई ये जो एरिस्टोक्रेट्स है ना, ये जो मोनार्की है, ये तुम्हारे अधिकारों की धज्जियां बिखेर रही है और तुम देख रहे हो खड़े खड़े, ठीक है, कि बेटा तुम्हारा बहुत बड़ा वाला कट रहा है और तुम नहीं जानते। ये चल रहा था। तो ये जो मिडिल क्लास है, इन्हीं लोगों ने बताई थी कि भाई ये पागल बनाना है तुम सबका, ठीक है। ये नए नए तरीके से तुमसे पैसा ऐंठेंगे, ये पैसा मांगेंगे, तुम पैसा दोगे, ये तुमसे ज़मीन मांगेंगे, तुम ज़मीनें भी दे दोगे। ये सारी बातें चली। तो रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा श्रेय अगर जाता है तो एजुकेटेड मिडिल क्लास को जानते, क्योंकि ये फाइनेंशियली स्टेबल थे और पढ़े लिखे थे, ये बात ध्यान रखना। तो ये एक उभर कर आया था एक ग्रुप, ठीक है। अब बात क्या होती है कि इनमें थे कौन? भाई इनमें प्रोफेशनल्स थे अपने अपने काम में, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते, प्रोफेशनल्स थे, डॉक्टर्स थे, ठीक है, ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, बिजनेसमैन थे, बीएमडब्ल्यू है ना, बिजनेसमैन थे। तो ये सब थे और इनको चाहिए थी फ्रीडम, ठीक है। क्या चाहिए थी इनको? फ्रीडम चाहिए थी। अब फ्रीडम किससे चाहिए भाई? इनको फ्रीडम, अब सीधी बात है कि इस पार्ट में जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं शुरुआत से, दो तरह की फ्रीडम की बात करी गई है। एक होती है पॉलिटिकल फ्रीडम और एक होती है इकोनॉमिक फ्रीडम, है ना, इकोनॉमिक फ्रीडम। तो पॉलिटिकल फ्रीडम में क्या था कि वोट देने का अधिकार हो, जो गवर्नमेंट काम करे वो एक बार जनता से पूछ के करे, ठीक है, जो नेशनल असेंबली बनाई जाती है, ठीक है, मतलब मिला जुला के कि देश को चलाने में कहीं ना कहीं योगदान केवल राजा का ना हो, राजा से जुड़े लोगों का ना हो, बल्कि उस देश में रह रहे लोगों का भी हो, ठीक है। ये बात थी। ओके, पहली बात ये है पॉलिटिकल फ्रीडम में जो भी गवर्नमेंट हो, जो भी वो गवर्नमेंट काम करे या जो भी गवर्नमेंट बने वो बाय कंसेंट बने, देश में जो भी बदलाव आए वो जनता से पूछ कर आए, ठीक है। नेशनल असेंबली में जो लोग थे, अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं, जब हम फ्रांस की बात करते हैं, तो नेशनल असेंबली में जो लोग थे वो एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग ही तो थे, वही थे, फाइनेंशियली वही स्टेबल है, पीसेंट्स नहीं थे उसमें, ठीक है। बट वो थर्ड स्टेट से आते थे, ठीक है, तो उन्हें दोनों का ही पता होता था। खैर अभी हम बात करते हैं
तो पॉलिटिकल फ्रीडम का सीधे सीधे मतलब होता है कि गवर्नमेंट कंसेंट से काम करे और सफरेज हो। ठीक है, सफरेज एक वर्ड यहाँ पर इंट्रोड्यूस रहता है। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। क्या होता है? राइट टू। तो सफरेज की मांग करते थे। तो ये सारी बात थी। तो पॉलिटिकल फ्रीडम ये थी। ओके, अब बात आती है, अब हम थोड़ी बात करते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम की। इकोनॉमिक फ्रीडम में जो लिबरल्स थे, लिबरल जो वर्ड है ना बेटा, वो एक वर्ड लिब्रा या लिब्रे से निकलता है, जिसका मतलब होता है आजादी, फ्रीडम और टू बी फ्रीड। तो क्या आजादी चाहिए भाई? इकोनॉमिक फ्रीडम में इनको फ्री मार्केट्स चाहिए थी, टैरिफ कम चाहिए था। टैरिफ समझते हो ना? जैसे अगर आप किसी दूसरे देश से बिजनेस करते हो या अपना सामान उधर पहुंचाते हो या उसका सामान यहाँ मंगवाते हो, तो कुछ टैक्सेस, ठीक है, कुछ इकोनॉमिक बैरियर्स लगते हैं, उसे हम टैरिफ कहते हैं। ठीक है, और बता दूं, टैरिफ्स कम करने थे, टैक्सेस को रिड्यूस करवाना चाहते थे। अब और एक बात और, वो एक नेशन स्टेट की मांग कर रहे थे। नेशन स्टेट तो एकदम पॉसिबल हो नहीं पाया, बट बात क्या थी, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही थी बिजनेसमैन को कि उन्हें इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए थी। तो ध्यान देना बात क्या थी। उस समय पर नेशन स्टेट्स नहीं थे, जैसे मान के चलो ये है यूरोप। ओके, और यहाँ पर ना छोटे 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 एम्पायर बने हुए, एम्पायर है अलग अलग नामों के। फिर यूरोप भी गया, एक कंट्री उठा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो मांग करी थी ना इकोनॉमिक फ्रीडम वाली, तो जर्मनी में ये मांग उठी थी। तभी हम ना जर्मनी को उठा लेते हैं। मान के चलो ये एक देश है जर्मनी, और ये छोटे 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 हिस्से ऐसे बटे हुए थे, छोटे छोटे एम्पायर थे सब। प्रशिया, डेनमार्क, ये सब पढ़ोगे, ये सब थे मान लो। तो मान के चलो सामान यहाँ से निकलेगा और वहां तक पहुंचना है। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच एम्पायर से, पांच बॉर्डर्स को क्रॉस करता हुआ गया है ये। और होता क्या था कि जिस भी एम्पायर में घुसते थे, तो वहां पर टैक्सेस देना पड़ता था हर एम्पायर को, कि जिस भी एम्पायर से होकर निकलोगे वहां टैक्स भरता हुआ जाना पड़ेगा। ठीक है, पहली बार टैक्सेस, हैवी टैक्स लग जाते थे। टैक्सेस क्या हो जाते थे? हैवी हो जाते थे। तो मल्टी लेयर सिस्टम हो गया टैक्सेस का, कि हर एम्पायर में जिस जिस एम्पायर से, ठीक है, जिस जिस जगह से होते हुए गुजरोगे, और हर जगह का राजा अलग अलग है, हर जगह का राजा अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ का जो मोनार्क है वो तो अपने हिसाब से टैक्स लेगा आपसे। और सबसे बड़ी खतरनाक बात ये थी, वो ये थी कि भाई हर एम्पायर की अपनी अपनी करेंसीज थी। मतलब जर्मनी जैसा, मतलब छोटा सा एक देश है, उसमें एम्पायर्स हैं और करेंसी सबके अलग अलग है। तो करेंसी को लेकर बड़ी दिक्कत होती है कि टैक्स तो चलो मैं फिर भी भर दूं, लेकिन बार बार करेंसी को कन्वर्ट करना, मतलब 5 एम्पायर से होकर अगर मैं निकल रहा हूँ, तो मतलब मुझे अपनी करेंसी 5 बार बदलनी पड़ेगी। एक को मैं रुपए में पेमेंट करूंगा, फिर दूसरे को दूसरी करेंसी में करूंगा। तो ये सारी दिक्कत आती थी बिजनेसमैन को। और इससे होता क्या था कि अगर सामान यहाँ से 5 रुपए का निकला है, वहां तक पहुंचते पहुंचते 50 रुपए का हो जाएगा। इससे क्या होता, प्रॉफिट गया, महंगाई अपना बढ़ जाती थी। फिर ये समस्या आती थी बिजनेसमैन को कि भाई अगर हमें बिजनेस करना है और अगर अपने को इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, तो ये सिस्टम हटाना पड़ेगा कि अगर हम टैक्स ही भरते रह गए तो महंगा मिलेगा हमें प्रॉफिट के नाम पर। ये बात बिजनेसमैन ने उठाई। ठीक है, ये बात उठाई और ये बात रखी प्रशिया के राजा के सामने। प्रशिया के राजा के सामने क्यों रखी, अभी समझेंगे। कि भाई मैं बता दूं, ये बात थी जर्मनी की। ठीक है, मैं बताता हूँ कि एक जर्मन यूनिट बनाई गई। उस जर्मन यूनिट का नाम था जोल्वरिन। क्या नाम था? जोल्वरिन। तो जब वो फॉर्म हुई ना, तो उन्होंने ये बातें रखी। और इस जोल्वरिन को लीड कर रहे थे प्रशिया के राजा। और प्रशिया के राजा जोल्वरिन को लीड कर रहे थे। तो उन्होंने ये बात रखी कि भाई ये जो चीजें हो रही हैं बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो आप एक काम करो, ऐसे तो यूनिफाई करके एक जर्मनी देश बना लेते हैं, वो चीज हो सकती थी, लेकिन वो करा नहीं।
इकोनॉमिक हार्डशिप्स या फिर इकोनॉमिक बर्डन को कम करने के लिए सीधी बात है ज़ोल्वरेन के फॉर्म होने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हुई, जैसे कि टैरिफ कम हुआ, टैक्सेस कम हुए, होते हैं टैरिफ टैक्सेस। और तीसरी बात कि इस स्टेट में 30 करेंसीज थी, जर्मनी की बात कर रहा हूँ, 30 करेंसी थी, 30 टाइप ऑफ करेंसी, इसको रिड्यूस करके 2 फॉर्म्स कर दिया गया कि भाई 30 करेंसी नहीं, 2 ही करेंसीज, ठीक है, बस। ओके, जैसे मान के चलो अगर तुम बाहर से कुछ मंगाते हो तो कई बार आपका पेमेंट डॉलर्स में करनी पड़ती है। हमारे तो इतने बड़े मील या इतने बड़े बिजनेस चल नहीं रहे हैं, बट इतनी जानकारी हम भी रखते हैं कि अधिकतर जो पेमेंट होती है वो डॉलर्स में होती है। डॉलर में होगी देन आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेना। तो यहाँ पर 2 फॉर्म रखी गई, ठीक है? कि 2 तरह की करेंसी, बस बात खत्म, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? तो ये बात थी और इसको लेके उन्हें क्या चाहिए था भाई, उन्हें इकोनॉमिक लिबर्टी चाहिए थी, एक इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए थी कि भाई कम से कम हमें बिज़नेस करने के लिए तो आज़ाद करो, ठीक है? क्योंकि कंट्री की जो तरक्की होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है वहाँ पर होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर, जिनमें से बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ एक होती हैं। अगर आप उन्हें ही इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं देंगे तो फिर कंट्री डेवलप नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो वही सारी बात है। तो अब मैं पढ़ देता हूँ। वैसे यही सारी रामकथा है जो मैंने बताई कि मिडिल क्लास लोग लिबरलिज़्म को सपोर्ट करते थे, पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ इकोनॉमिक फ्रीडम भी चाहते थे। अब पॉलिटिकल फ्रीडम का क्या मतलब है? भाई इक्वालिटी हो, गवर्नमेंट अगर बने तो लोगों से पूछ कर बनाई जाए, लोगों को ध्यान में रख कर बनाई जाए, ठीक है? क्या मतलब है कि भाई राज्य के कर्तव्य राज्य की तरफ होते हैं, तो वो ऐसे काम करे या फिर ऐसी योजना लाए जिससे लोगों का भला हो, ना कि उस राजा का, ठीक है? अब आगे समझिए। हाँ, मुझे पता है ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आई, तभी ये समझो। इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म ने फ्री मार्केट्स की मांग करी, मैंने बताया, और रिमूव करना चाहे किन्हें, ट्रेड बैरियर्स को। वैसे ट्रेड बैरियर्स कहते हैं, नॉट इकोनॉमिक बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स को, जैसे टैरिफ, हैवी टैक्सेशन, ये सब, ठीक है? टैरिफ टैक्स जो तुम भरते हो ना वो सब बता रहा हूँ, ठीक है? कोई वर्ड समझ में ना आए कमेंट में लिख देना, ठीक है? देखेंगे फिर उसे भी। विच लेड टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, और फिर यहाँ पर एक ग्रोथ देखने को मिलती है कि भाई लोग मांग कर रहे हैं मार्केट को फ्री करने की, और जब लोग एक साथ कुछ मांग करते हैं तो उसे पूरा करना पड़ता है। द फॉर्मेशन ऑफ ज़ोल्वरीन इन 1834, कब बना ज़ोल्वरीन? 1834 में। किसने बनाया? रशिया ने बनाया, और उसने अबॉलिश किए टैरिफ, ठीक है, और नंबर ऑफ करेंसीज को भी कम कर दिया, और प्रमोट करते हैं किसको? इकोनॉमिक यूनिटी अमंग द जर्मन स्टेट्स। तो मतलब हम जर्मनी की बात कर रहे थे और उसमें जितने भी स्टेट्स थे ना, अलग अलग एम्पायर, उनसे बोलेगा कि भाई थोड़ा साथ दो, कोऑपरेट करो, एक हो जाओ, ठीक है? इकोनॉमिकली एक हो जाइए, मतलब कि करेंसीज कम कीजिए, टैक्सेस कम कीजिए, ठीक है? और इकोनॉमी कि पूरे जर्मन स्टेट की इकोनॉमी अच्छे से डेवलप हो पाए तो उसमें कोऑपरेट करो। वहाँ पे प्रमोट करा किसने? पर्शिया के राजा ने, ताकि जर्मन स्टेट्स बेहतरीन तरीके से डेवलप कर पाएँ और एक साथ डेवलपमेंट हो, ठीक है? ओके, एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज। अब ठीक वैसे ही जब ये स्टेट्स कोऑपरेट करने लगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, तो फिर रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी बढ़े, ठीक है? और ये सारी स्टेट्स आपस में जुड़ गए, बीच में कोई बैरियर रहा नहीं, तो ये चीज़ें देखने को मिली। और इससे क्या हुआ कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स आने लगे कि जो लोग यहाँ पर केवल यहाँ पर रहते थे, इस तरह के ट्रेड बैरियर्स जब हट गए और रेलवे नेटवर्क्स वगैरह बढ़ गए तो लोग आराम से आ जा सकते थे, ठीक है? तो उनके सेंटिमेंट्स ना केवल यहाँ पर थे, अब उनका अटैचमेंट हर तरफ से हो गया, पूरे जर्मनी को लेकर, ठीक है? ये सारी बात थी कि लोगों के जो सेंटिमेंट्स थे, तो एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जब ये सब यूनिफाई तो नहीं कह सकते, बट ट्रेड बैरियर्स की वजह से, रेलवे नेटवर्क्स की वजह से ये सब आपस में जुड़ गए थे, तो एक नेशनलिस्ट फीलिंग आनी लाजमी है। बात ये है ना कि अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो, अगर बंदा यहीं पर ही पड़ा रह जाए, ठीक है? इसी जगह पर ही पड़ा रह जाए, ये सारी जगह वो जानते नहीं है, तो इसका मतलब केवल अपने इस एम्पायर से होगा, बाकी से इससे क्या मतलब? बट सॉल्वरीन के बाद ये जगहें क्या करी गई? इकोनॉमिकली बिजनेस करने के लिए रास्ते बनाए गए और इन जगहों को जोड़ा गया। एम्पायर्स अभी भी हैं, ओके, ध्यान में रखना, जगह को जोड़ा गया। अब इससे क्या लोग आ जा सकते थे, लोगों को नई नए एम्पायर्स देखने को मिले और उन्हें पता चले कि भाई ये तो पूरी जर्मन स्टेट है, तो हमें, तो एक तरीके से बात समझ में आई, ठीक है? समझो यार, बात को समझो। ये काफ़ी
ये बड़ा इंटरेस्टिंग पीस। अब ना कुछ ध्यान देना, होता क्या है, ये जो टॉपिक है भाई, इट इज ट्रीटी ऑफ वियना। अभी हमने हैवी टैक्सेशन वगैरह के बारे में बात करी। वैसे टैक्सेशन से एक चीज बताता हूँ कि भाई अब तुम लोग ना यार बड़े हो गए हो, तो कंट्री में क्या कैसे चल रहा है हर चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। जीएसटी का नाम सुना है? कनेक्ट करना इस जीएसटी को इस वाले टैक्स सिस्टम से, जो मैं तुम्हें बता रहा था कि भाई जगह जगह टैक्स देने पड़ते हैं। होता क्या था कि जीएसटी का एक मोटो था, वो मोटो ये था कि वन नेशन वन टैक्स। इंडिया में भी वैसे अलग अलग एम्पायर नहीं थे, लेकिन अलग अलग स्टेट में अलग अलग सीएम तो बैठे थे ना। हर स्टेट का अपना एक सीएम बैठा था। तो होता क्या था, जैसे मान के चलो गाड़ी यूपी से कन्याकुमारी को निकल गई, तमिलनाडु को निकल गई, तो बीच में जितने स्टेट आते थे ना, जितने भी स्टेट आते थे, उन सभी स्टेट को टैक्स भरना पड़ता था। ठीक है, कि मतलब अगर मैं यहाँ से गाड़ी लेकर निकला हूँ अपनी, कि भाई इसमें सामान लदा हुआ है, तो मुझे इसे भी टैक्स देना पड़ेगा, इसे भी टैक्स देना पड़ेगा, इसे भी टैक्स देना पड़ेगा। इससे क्या होता है भाई, हैवी टैक्स बन जाता है, टैक्स एकदम बढ़ जाते थे और लोड पड़ता था वो अलग। तो ये चीज़ होती थी, एंड दैट्स द रीजन जीएसटी इंट्रोड्यूस किया कि ये जो मल्टी लेयर है ना टैक्सेस की, ये खत्म करी जाए। तो अगर आपने जीएसटी भर रखा है तो आपको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर टैक्स देने की। गाड़ी भगाते चले जाओ अपनी, ठीक है। अगर आपने जीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स भर दिया है, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर टैक्स भरने की, ठीक है, बात खत्म। ओके, ऐसी ही चीज चाहते थे जर्मनी के लोग। बात समझ में आई भी आपको? तो यही सारी चीजें उस समय पर यही चाहते थे कि ये जो एम्पायर्स हैं, ठीक है, ये अलग अलग टैक्स लेते हैं हमसे, और हम इतने सारे टैक्स नहीं दे सकते, और वो भी अलग अलग करेंसी में तो बिल्कुल नहीं। तो इस बात को लेकर ज़ोल्वरीन जो जर्मन यूनिट बनी, उसने यही बात रखी, और इस तरीके से चीजें अलग हुई। ओके, तो बात समझ में आई? खैर, आगे बढ़ो, ठीक है। चीज़ों को कनेक्ट करना सीखो, तुम्हारे समझ में आएगा। खैर, ट्रीटी ऑफ वियना समझिए। ट्रीटी ऑफ वियना है क्या, ध्यान दो भाई, वियना एक ऑस्ट्रिया में जगह है। जगह क्या है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, ठीक है। अब हुआ क्या था, ध्यान देना, कि 1815 में एक लड़ाई लड़ी गई थी, मैंने बताया भी होगा। किन किन के बीच में भाई ये लड़ाई थी? नेपोलियन वर्सेस प्रैब, पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, चारों के चारों कंजर्वेटिव, और इनको मोनार्की चाहिए थी, वही वाली लुई 16 वाली, चारों को, ठीक है। तो होता क्या, नेपोलियन जब इनके साथ लड़ाई लड़ता है, लड़ाई का नाम था, या जहाँ पे लड़ाई कर रहे थे, जहाँ पर ये बैटल हो रही थी, उस बैटल को कहते हैं बैटल ऑफ वाटरलू। सही बात। बैटल ऑफ वाटरलू में हुआ क्या कि इनकी लड़ाई हुई, नेपोलियन हार गया, और जब नेपोलियन हार गया तो नेपोलियन का जो वो इतना बड़ा साम्राज्य था भैया, अब उसका क्या करें, ठीक है। अब हम चार देशों ने जीता है मिलकर, तो हिस्सा बांटी तो बनती है। तो सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वियना में, ये समझिए, वियना में जो ट्रीटी रखी गई उसमें ये था कि एक समझौता था कि रशिया को कितना हिस्सा देना है, प्रशिया को कितना हिस्सा देना है, पहली बात तो यही थी। और इस ट्रीटी ऑफ वियना को होस्ट कर रहे थे ड्यूक मेटर्निक। ड्यूक मेटर्निक वही पर्सन है जिन्होंने ये बात बोली थी कि, यही बात बोली थी कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, ठीक है, कि भाई अगर फ्रांस छींकता भी है ना, तो पूरे यूरोप का जुकाम पकड़ लेता है। इसका क्या मतलब, ये आता है क्वेश्चन की, जरा स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। इसका मतलब ये है कि जो भी चीजें फ्रांस में चल रही थी, वो बाकी कंट्रीज को इंस्पायर कर रही थी नेशनलिज्म के लिए, ठीक है। फ्रांस वो पहला राज्य था, ये पहला देश था यूरोप के अंदर, ठीक है, और कह सकते हैं दुनिया में भी, कि लोगों ने राज्य के खिलाफ आवाज उठाई थी, और इसको देखा देखी, फ्रांस के देखा देखी यूरोप की बाकी कंट्रीज भी यही दोहरा रही थी। तो ड्यूक मेटर्निक बोलता है कि जो फ्रांस में होगा ना वही होगा, कि फ्रांस अगर छींक भी दे तो पूरी पूरा यूरोप को जुकाम पकड़ लेगा। अच्छा है, और भी कहावतें बन सकती है कि अगर फ्रांस को कुत्ता काट ले तो इंजेक्शन सब लगवाने लगेंगे, बहुत सारी बन सकती है, ठीक है। लेकिन अभी हम ये खांसी बुखार वाला बात देखना, खांसी जुकाम वाली। तो ड्यूक मेटर्निक, ये नाम याद रखना, ठीक है। ये ऑस्ट्रियन मिनिस्टर, तो
हाँ, ऑस्ट्रिया से ही थे। अब हुआ क्या कि ड्यूक मेटरनिक लीड करते हैं, होस्ट करते हैं इस ट्रीटी को और यूरोप का वापस से मैप बनाते हैं और फ्रांस के बॉर्डर्स को वापस से रीड्रॉ करते हैं। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान दो। बात क्या है कि जब नेपोलियन राजा बना था ना बेटा फ्रांस का, तो उसने आसपास के और भी देशों को जीता था। मतलब वो फ्रांस से बाहर को निकल गया था, मतलब बॉर्डर उसने और बढ़ा लिए थे। तो बात क्या है कि अब तो नेपोलियन को हरा दिया, नेपोलियन तो रहा नहीं अब, तो उसे हटा के अब फ्रांस का वापस से बॉर्डर रीड्रॉ कर दो, ठीक है, कि पता चल जाए और बाकी के हिस्सों को अलग करो फ्रांस से, मतलब कि बॉर्डर लगाओ ताकि पता रहे फ्रांस था कौन सा। ठीक है, तो फ्रांस को ये किया गया। दूसरी तरफ मोनार्की वापस से रिस्टोर कर दी गई। क्या कर दी? मोनार्की वापस से रिस्टोर। मैंने बोला ना ये चारों कंजर्वेटिव सोच के थे, इन्हें मोनार्की वापस चाहिए थी, इन्हें डर लगने लगा था जो भी फ्रांस में हुआ है, अगर वो हमारे देश में हो गया तो हो सकता है हमें भागने की भी जगह ना मिले। ये बात थी, ये चारों ही मोनार्की चाहते थे। तो मोनार्की वापस से रिस्टोर कर दी गई, किसमें? फ्रांस में। ठीक है, एंड स्ट्रेंथन्ड प्रशिया, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, और पर्शिया, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया जो देश थे इसमें ऑटोक्रेसी थी, वही मोनार्की थी, और वही मोनार्की वापस लगा दी। और देखते हैं, बफर स्टेट्स वर क्रिएटेड अराउंड फ्रांस प्रिवेंट इट्स फ्यूचर एक्सपेंशन। और यहाँ पर छोटे छोटे स्टेट, छोटे छोटे एम्पायर बना दिए गए ताकि फ्रांस और एक्सपेंड ना करे। फ्रांस को और एक्सपेंड नहीं करना, सीधी बात है। ओके, फ्रांस जितना है उतना ही रहने दो, बॉर्डर रिड्रॉ कर दिया, अब इस पर बैठो और राज करो, और कुछ नहीं। तो ये चीज हो रही थी ट्रीटी ऑफ वियना में। बात समझ में आई? पढ़िए, देखो थोड़ा मैं आता हूँ। खैर मैं क्या बता रहा था? बात क्या थी? मोनार्की वगैरह रिस्टोर कर दी गई, बफर स्टेट्स, छोटी छोटी स्टेट्स होती। आगे देखो, जितने भी चेंजेस नेपोलियन ने किए थे फ्रांस के अंदर उन सबको अंडू कर देंगे। अंडू मतलब वापस से स्टे ऑर्डर लगा दिया, कि मतलब जो भी वो राइट टू प्रॉपर्टी देता था, इक्वालिटी बिफोर लॉ वगैरह, वो सारी चीजें क्या कर दी गई? एकदम से खत्म कर दी गई। और फिर कंजर्वेटिव रेजिमेंट जो भी मोनार्कीज थे वो जब आए, तो सबसे पहले उन्होंने काम किया सेंसरशिप, कि कोई भी सरकार के खिलाफ बोलने की सोचे भी ना। ठीक है, दूसरी बात, सप्रेस्ड डिसेंट, जो लोग नेशनलिस्ट फीलिंग रखते थे, नेशनलिज्म की फीलिंग रखते थे, उन्हें सप्रेस किया गया। जो भी सरकार के खिलाफ जाता हुआ दिखता उसे खत्म कर देते, जो कि ये हैं भी। ठीक है, एंड सॉट टू प्रिजर्व ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट। और वापस से इन्होंने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि चर्च, मोनार्की, ठीक है, स्टेट सिस्टम, वो सारी चीजें जिनसे लोग निकलना चाहते थे वापस उन्होंने प्रिजर्व करना शुरू कर दिया। ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स, सोशल हेरिटेज, बर्थ प्रिविलेजेस, ये सारी चीजें वापस से लगा दी गई। तो मतलब जितने भी चेंजेस लाए गए थे वो सारे चेंजेस क्या कर दिए गए? वापस से लगा दिए गए। ठीक है, एंड वाई अलाउइंग ओनली लिमिटेड रिफॉर्म्स मॉडर्नाइजेशन, और कुछ ही रिफॉर्म्स रखी गई मॉडर्नाइजेशन की। ठीक है, जो उन्हें लग रहा था कि देश को फायदा दे सकती है, हमें फायदा दे सकती है, वो कुछ चीजें रखी गई। कुछ लिमिटेड रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स मतलब होता है कि जो भी बदलाव लाए गए थे, जो कंट्री और राज्य के हित में दिख रहे थे, उनको तो वैसे रहने दिया, लेकिन लोगों की आज़ादी, लोगों से जुड़ा हुआ कुछ भी जो उन्हें ठीक कर सकता था, जो उनके भले के लिए हो सकता था, वो सारी क्या कर दी गई? कंजर्वेटिव रेजिमेंट्स हैं उन मोनार्कीज ने खत्म कर दी वक्त रहते। एंड दीज कंजर्वेटिव पॉलिसीज लेड टू द राइज ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट। और बात क्या हुई कि जब ये चीज़ें होती हुई देखी लोगों ने, तो लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि नेशनलिस्ट फीलिंग इतनी ज़्यादा आ चुकी थी लोगों में, उन्हें साफ दिख गया था कि ये जो देश है अब गलत हाथों में जा चुका है, ये विदेशी ताकतों के हाथों में आ चुका है देश, और इनके हाथ में अगर आ गया तो देश का पट्टा बैठा देंगे ये सारे मिलके। कंट्री को अगर बचाना है तो हमें बचाना है, जाहिर सी बात है, क्योंकि कंट्री के हम है, ये तो बाहर से आए हैं। ओके, तो इस बात को लेकर तो नेशनलिस्ट और रेवोल्यूशनिस्ट, ठीक है, इन लोगों ने डिमांड करनी शुरू करी फ्रीडम की, और उन्होंने अपोज किया किसे? मोनार्की को, कि हम मोनार्की कहीं से कहीं तक बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि तुम बिना कॉन्स्टिट्यूशन के काम करोगे। बहुत मुश्किल से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, टेबल टेनिस ओथ लेके। और फिर बात क्या थी? सीधी बात है भाई, पहली बात, अब दिमाग में कुछ भी चल रहा सही लोगों के, लेकिन एकदम
सारे आम तो लड़ाई नहीं लड़ सकते ना, ये मोनार्की हैं, इन्हें जरा सी देर लगती है गोली या तोप चलवाने में। ठीक है, बात क्या थी कि फ्रीडम तो चाहते थे। अब फ्रीडम चाहते हैं, हाँ अच्छी बात है, तो करोगे कैसे? तो धीरे धीरे सीक्रेट सोसाइटीज बननी शुरू करी। इसके लिए तुम्हें कुछ लोगों के नाम पता होने चाहिए। वो लोग कौन हैं? अगर हम इटली की बात करें, फिर पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि किसके देश में कौन सा हिस्सा आया था। थोड़ी सी वो है ना, समझनी पड़ेगी। दिशाएं मैंने बना तो दी, रुको मैं लिख के लाया हूँ। ठीक है, कभी कभी भूल जाते हैं, लिख लेते हैं। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो किंगडम ऑफ नीदरलैंड, इसमें बेल्जियम भी था। ठीक है, एक तरफ रखा गया नीदरलैंड की तरफ, वहीं दूसरी तरफ जो साउथ है, ये वाला हिस्सा, साउथ ऑफ फ्रांस, ऐड कर दिया गया पिडमॉन्ट में। पिडमॉन्ट के बारे में तुम समझोगे, सर्डेनिया पिडमॉन्ट इटली से रिलेटेड था। ठीक है, प्रशिया की अगर बात की जाए, प्रशिया को न्यू फ्रंटियर्स दे दिए गए थे। अब कहाँ से लाऊं दिशाएं, छोड़ो। अरे छोड़ना दिशाओं को, हटाओ, भाग। ठीक है, ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ जो बच जाता है, रशिया को पोलैंड दे दिया गया। भाई पोलैंड कोई छोटा मोटा देश नहीं था, इसके अंदर भी बहुत सारे एम्पायर आते थे। एम्पायर एम्पायर तो नहीं, खैर मतलब हिस्से थे उसके भी, अलग अलग स्टेट्स थे पोलैंड के अंदर भी, तो पोलैंड कोई छोटा देश नहीं है। और प्रशिया को नए फ्रंटियर्स दिए गए, और लगभग 33 जर्मन स्टेट्स को अनटच्ड छोड़ दिया। 33 जर्मन स्टेट्स है, इनको ऐसे ही रहने दो, बाद में देख लेंगे इनका क्या करना है। तो इस तरीके से ना, मतलब हिस्से बांट लिए आपस में। ठीक है, कि पर्शिया को, ठीक है, और एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटिशर्स ने भी लिया था। ये सारी चीजें थी। ठीक है, खैर इससे हमें क्या, वैसे पता तो होना चाहिए, लेकिन बात मेन ये है कि इनसे पहले तुम ये जानो कुछ लोगों के नाम। जैसे कि इटली की अगर बात की जाए, इटली को फ्रीडम दिलाने के लिए जोसेफ मैजीनी, जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे ना, वैसे ये भी है। इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, एक यंग इटली और यंग यूरोप, और इसके थ्रू ये काम कर रहे थे कि कैसे भी करके इटली को फ्रीडम मिले। ओके, तो ये कुछ सोसाइटीज बन रही थी। ओके, तो मिला जुला के बात ये थी कि कब्जा जरूर हो गया इन 4 देशों का, प्रेप कंट्रीज का, लेकिन लोग इतने ज्यादा नेशनलिस्ट हो गए थे कि अब वो इन्हें यहाँ पर टिकने नहीं देंगे। लुईस 16 भगा चुके हैं, तुम्हें भी भगा देंगे, कैसे वो पता नहीं। तो ये सारी बातें हैं, अभी बात समझ में आई। अब बात आती है भाई, अगला टॉपिक है द एज ऑफ नेशनलिज्म। यहाँ पर बात है अब 1815 से, अब हम सीधे जाएंगे 1830 पर। ये जो 18 साल का जो वक्त है, इसमें बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव है, बहुत ही ज्यादा उथल पुथल देखने को मिली यूरोप के अंदर। अब देखिए, पहला जुलाई रेवोल्यूशन, ये ध्यान रखना, मैंने बोला ना फ्रांस अगर छेकेगा भी, नहीं मैंने नहीं, वैसे ड्यूक मेटरनिक ने बोला था कि अगर फ्रांस छेकेगा भी तो पूरा यूरोप जुकाम पकड़ेगा। तो 1830 में जुलाई के महीने में एक नेशनलिस्ट रिवॉल्ट होता है, और इतना खतरनाक रिवॉल्ट होता है, मैं बताता हूँ कि जब फ्रांस था, जब लुई 16 की बात करते हैं, लुई 16 की, तब बर्बन फैमिली राज करती थी। लुई 16 बर्बन डायनेस्टी या बर्बन फैमिली से आता था। तो बर्बन फैमिली, ठीक है, लुई 16 के हटने के बाद लोगों का शासन आया, उसके बाद नेपोलियन आया, नेपोलियन हार गया। ठीक है, तो वो जो 4 कंट्रीज थी उन्होंने हरा दिया, तो फ्रांस के ऊपर किसे बैठाया होगा उन्होंने? फ्रांस के ऊपर उन्होंने बर्बन किंग्स को ही बैठाया था। ठीक है, किन्हें बैठाया था?
बर्बन किंग्स को, वही बर्बन फैमिली से, वही बंदा लुइस 16 की फैमिली वाले, उन्हें वापस से फ्रांस दे दिया था। अब हुआ क्या कि जुलाई रेवोल्यूशन 1830 में जो लिबरल्स होते हैं या जो लोग होते हैं, ये जो नेशनलिस्ट होते हैं, जो कहना है वो कहो, वो मोनार्की को उखाड़ फेंकते हैं। क्या कर दिया? ओवरथ्रो कर दिया, ओवरथ्रोन, थ्रोन। ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया है, फेंक दिया उठा के। ठीक है, बर्बन किंग्स ऑफ फ्रांस हटा दिया। अब जब इनको हटा दिया, बर्बन किंग्स हट गए जुलाई 1830 में, बढ़िया, अच्छा रेवोल्यूशन हुआ। तो इनकी जगह पर किसे बैठाएंगे भाई? उनकी जगह पर बैठाया गया बर्बन किंग्स को हटा के लुइस फिलिप को राजा की तरह, बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के चलते। मतलब ये राजा है बट काम करेगा जनता के या फिर नेशनल असेंबली के इशारों पर या नेशनल असेंबली के कहे अनुसार काम करेगा लुइस फिलिप, मन मर्जी का नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो हम समझते ही है ना कि राजा तो रहेगा बट कॉन्स्टिट्यूशन से काम करेगा। तो बात ये थी। ठीक है, तो यहां से बर्बन किंग्स को हटाया और लुइस फिलिप को वहां का राजा बनाया। पहली घटना, स्क्रीनशॉट लो। ओके, तो फ्रांस ने वहां से छींक मारी, जुकाम बेल्जियम को पकड़ गया। जब ये चीज बात बेल्जियम तक पहुंची तो बेल्जियम ने भी अपने आप को यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर बेल्जियम भी आजाद हो गया। बढ़िया, ना कि केवल बेल्जियम आजाद हुआ, 1821 से लड़ाई चल रही थी। किनकी लड़ाई चल रही थी? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। जो ग्रीस है ना, पाइथागोरस, आर्किमिडीज, एरिस्टोटल, ठीक है, ये सारे जो बंदे हैं, ये सारे जो साइंटिस्ट हैं, ये सब ग्रीस से हैं ना। ग्रीक, ये जो ग्रीस देश था ये ऑटोमन एम्पायर में आता था। किस में आता था? ऑटोमन एम्पायर में। बट कहीं ना कहीं इन्हें फील होने लगा था कि इनका जो कल्चर है वो ऑटोमन से जरा सा अलग है, जरा सा क्या, बहुत अलग है। और यही कारण था कि ये अपने आप को अलग कर देना चाहते थे ऑटोमन एम्पायर से। अच्छी बात है, कर लो अलग। तो नेशनलिस्ट फीलिंग जो फ्रांस में उठी थी और पूरे यूरोप में फैल रही थी, जैसे बोला कि भाई अगर सब देश कर रहे हैं तो भैया हम भी करेंगे। तो इन्होंने लड़ाई लड़ी और आगे चल के फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक सिंबल बन के उभरे। किन के खिलाफ? फ्रीडम अगेंस्ट फॉरेन रूल। फॉरेन रूल मतलब ये जो बाहर से आके बैठे हैं देश में, हमें नहीं चाहिए। तो इस ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के चलते चलते, ठीक है, आखिर में ये आज़ाद हो गए। किससे आज़ाद हो गए? ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद हो गए। और किस ट्रीटी के चलते आज़ाद हुए थे? उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेनोपल, जैसे ही नाम था। ठीक है, कॉन्स्टेनोपल ही बोला है। लोग तो कॉन्स्टिपेशन बोल रहे थे मेरे यहाँ पे, क्या बोलूँ मैं। ध्यान दो, ठीक है, ये स्पेलिंग। खैर अभी हम बात कर लेते हैं। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, मैंने बताया 15th सेंचुरी से। ग्रीक सॉट रिक्लेम देयर कल्चर एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी। ठीक है, वो क्लेम करना चाहते थे भाई, उन्हें अपने तरीके से रहना था, अपने कल्चर के हिसाब से रहना था। तो ये सारी बातें मैंने बताई अभी अभी। ओके, एंड ग्रीक नेशनलिस्ट रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम एक्साइल्ड ग्रीक्स एंड सिंपैथिक वेस्टर्न यूरोपियंस। ठीक है, कि ग्रीक के जो नेशनलिस्ट थे जिन्हें आज़ादी चाहिए थी, ठीक है, जो राष्ट्रवादी थे हिंदी में अगर बात करें, तो उन्हें सपोर्ट मिला ना कि केवल ग्रीस से बल्कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से भी। ओके, तो और इवन वहां से फंडिंग भी आई थी ताकि इनका जो युद्ध है ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ वो चलता रहे। ओके, तो ये सारी चीजें। मैनी पीपल अब्रॉड एडमायर्ड ग्रीस हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस की। बाहर की जो कंट्री के लोग थे उन्होंने इस बात को एडमायर किया कि भाई ग्रीस की जो हिस्ट्री रही है या उनका जो कल्चर है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ के लोगों के लिए, बल्कि हमारे लिए भी। और फिर आगे चल के पोइट्स, आर्टिस्ट, इंक्लूडिंग लॉर्ड बैरन। लॉर्ड बैरन कौन है भाई? लॉर्ड बैरन वो पर्सन है जिन्होंने फंडिंग दी थी, पैसे दिए थे ग्रीक लोगों को, ग्रीक को, ताकि वो अपने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को अंत तक लड़ पाए। बट आगे चल के इनकी डेथ हो गई निमोनिया के चलते, शायद बुखार के चलते। ठीक है, ये रहा पॉट फीवर से इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेनोपल, पढ़ो यार, कि इस ट्रीटी के चलते जो ग्रीस है 1832 में एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। और ये सारी बातें हुई
किसके बाद? जुलाई रेवोल्यूशन के बाद, कि जुलाई रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस आज़ाद हुआ, फिर उसके बाद बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से आज़ाद हुआ, और फिर ट्रीटी ऑफ सी बोलूँगा, ट्रीटी ऑफ सी 1832 में ग्रीस आज़ाद हो जाता है ऑटोमन एम्पायर से। ओए भाई! सब आज़ाद कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? बात समझ में आई इतनी? तो ये सारी चीज़ें बड़ी बेहतरीन है, ठीक है? चलो 5 मिनट का थोड़ा रेस्ट मारो, थोड़ा रेस्ट करो या रिवाइज़ करो। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो भाई ये समझो कि रोमांटिसिज्म क्या है? रोमांटिसिज्म ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो अभी। रोमांटिसिज्म का सीधे मतलब होता है लगाव, प्यार अपने देश के प्रति। तो इस चैप्टर में ना इसी बात पे जोर दिया गया। हाँ ठीक है, नेशनलिज्म आया, कैसे आया, किन कारणों से आया, और भाई ऐसी क्या चीजें हो रही थी जिसके चलते लोग देश में एक होकर किसी के खिलाफ लड़ रहे थे, कि ये जो लोग हैं ये एक कैसे हो रहे हैं, इस बात पर थी। और अभी भी जब लोगों को एक करना होता है तो भाई ऐसे कौन सी चीजें होंगी या ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जिसके चलते लोग यूनाइट हो पाएंगे, ठीक है? यूनाइट हो पाएंगे, एक हो पाएंगे। तो पहली बात यह है जॉन हर्डर, ठीक है? हर्डर लगा दो अब, ठीक है? यह है जॉन हर्डर, ठीक है? जर्मन फिलोसोफर है, और ये बताते हैं कि जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। भाई ये जर्मनी का कल्चर है ना, वो लोगों के बीच में मिलता है, ठीक है? जिस तरह से वो लोग रहते हैं, जिस तरह से लोग वो जिस तरह का वो खाना खाते हैं, ठीक, जो उनकी लैंग्वेज है, ठीक है? जो उनका बिहेवियर है, वो सारी बातें कि जर्मनी का कल्चर अगर दिखेगा तो लोगों के बीच में दिखेगा, बड़े बड़े महलों में नहीं। ये जो बाहर के जो राजा महाराजा आकर बैठ गए ना देश, सीधे मतलब यही है कि जो बाहर के राजा महाराजा आकर बैठ गए ना देश के अंदर, वो क्या जानेंगे जर्मन कल्चर क्या है? पर्शिया का राजा था, जर्मनी के स्टेट्स थे अलग अलग, कोई डेनमार्क से था, कुछ फ्रांस से भी थे, ऑस्ट्रिया से भी थे, कि जर्मनी में अलग अलग स्टेट्स थी, उन जगह पर राजा बैठा हुआ था, और उस राजा को अगर हटाना है तो लोगों को एक करना पड़ेगा। कैसे एक करूं? लोगों को एक करो या कल्चर को लेकर, क्यों ना बताओ कि तुम्हारा कल्चर है, तुम्हारी कंट्री है, ये बाहर का बैठा हुआ क्या कर रहा है यहाँ पर, ठीक है? जब हम थे ब्रिटिश के खिलाफ, जो हम लड़ाई लड़ रहे थे भाई, तो हम लोगों ने भी अपना कल्चर, अपनी मातृभूमि, अपने पूर्वज याद किए थे, तब हम ब्रिटिश से लड़े थे। सीधी बात है ना, कि ये अंग्रेज क्या जानेंगे कि भारतीय संस्कृति क्या है, इन्हें हटाओ, हम बताते हैं फिर। तो ये बात थी, ओके समझ में आई? अगली बात यह है वॉक डास, वॉक डास एंड वॉक्स गेइस्ट। क्या मतलब है? कि भाई ये जो लोगों का कल्चर है, अगर आप असल में एक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? फोक सॉन्ग से, लोक गीत, फोक पोइट्री, फोक डांसेस, दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। कि मतलब लोक गीत, एक वो गाने, वो पोइट्री, वो कहानियां, ठीक है, जिसके चलते ये लोग एक होकर जुड़ते हैं, इनके पूर्वजों की कहानियां, ठीक है? राजस्थान को अगर एक करना हो तो हम राणा प्रताप की कहानियां सुनाएंगे, राणा सांग की कहानियां सुनाएंगे, ठीक है? छत्रसाल बुंदेला की कहानी सुनाएंगे। वैसे बुंदेलखंड के राजा थे, बुंदेलखंड तो शायद यूपी में आता है, ओके? अगर हमें बिहार को जगाना, हाँ, उन्हें संस्कृति की तरफ अ, रास्ता दिखाना, तो हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात सुनाएंगे, ठीक है? अशोक सम्राट की बात बताएंगे। अगर असमीज को एक करना हो तो अहोम एम्पायर के बारे में बताएंगे। फिर बिहार को अगर एक करना हो तो बिरसा मुंडा के बारे में बताएंगे। नहीं बताएंगे क्या? बिल्कुल बताएंगे। अगर पूरे देश को एक करना हो तो ये सारे राजा महाराजा देश के, तो अपने देश के हैं। हम शिवाजी महाराज के बारे में बताएंगे, हम राणा प्रताप के बारे में बताएंगे, ठीक है? राणा प्रताप की तो पूरी फैमिली खतरनाक है, पूरी फैमिली के बारे में बताएंगे। ये सारी जो बात है कि किस तरीके से, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बताएंगे, एक तरफ वो रह गए थे, अभी याद आया। ये सब है कि हम पूर्वजों को याद करेंगे, ये हमारे लोक गीत, लोक कथाएं, हमारी लोक कथाएं, हमारी कथाएं, ठीक है, हमारी कहानियां, जिसके चलते हम एक होते हैं, वही हमारी संस्कृति है। और जब तक हमारी संस्कृति हमारे साथ है, कोई हमें गुलाम नहीं कर सकता, जाहिर सी बात, ठीक है? हम क्यों पढ़ेंगे इन्वेडर्स के बारे में? पसंद भाई? ये सारी बातें थी। और जॉन हर्डर यही बताना चाहते हैं कि भाई अगर लोगों को एक करना हो तो उनको उनकी कहानी सुनाओ, ठीक है? किसी बाहर वाले से हमें क्या? हमें अपनी कहानी सुनानी है कि जर्मनी के जो गाने हैं,
जो गीत है, जर्मनी के जो पोएट्री है, जो कविताएं हैं, जर्मनी का जो नृत्य है, जो डांस है, उसकी वजह से ये लोग अपने आप को एक फील करेंगे। ठीक है? तो ये बात जॉन हर्डर बोलते हैं और बात में दम था। ठीक, ये बात अच्छी है। फिर बात आती है कि भाई नेशनलिस्ट फीलिंग के लिए सबसे पहला फोक डांस, फोक वगैरह जितने पोएट्रीज, लोकगीत, लोक कथाएं जो भी हैं, ओके। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो लोगों को एक करता है, वो है लैंग्वेज। क्या है? इट इज लैंग्वेज। जब आप आएंगे ना 12th में, ऑफ कोर्स आना है, जब आप आओगे 12th में तो इंग्लिश में एक चैप्टर पढ़ोगे। वो जो लेसन है वो आपकी बुक का फर्स्ट लेसन है, और इस फर्स्ट लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। क्या नाम है उस लेसन का? द लास्ट लेसन। योर फर्स्ट लेसन इज द लास्ट लेसन। उस लास्ट लेसन में जो सिनेरियो है वो कुछ बड़ा इस तरीके से, जिसने पढ़ी होगी वो अच्छी बात है, जो बुक्स पढ़ने का शौकीन है, ठीक है, जो बेमतलब का है वो सुन ले। लास्ट लेसन जो चैप्टर है उसके अंदर कुछ ऐसा है कि भाई जर्मन्स ने ना, नाजी जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया है, और स्कूल्स के अंदर से फ्रेंच भाषा को हटाकर जर्मन भाषा जबरदस्ती पढ़वा रहा है वो लोगों से। तो उनका जो प्रोफेसर है, जो लास्ट लेसन में जो मेन कैरेक्टर है, वो फ्रेंच पढ़ाता था बच्चों को, बड़ों को, सभी को। तो वो जो दिन है लास्ट लेसन ऐसा है कि वो अपनी आखिरी क्लास ले रहा है, तो उन सबको इकट्ठा करता है और बोलता है कि भाई देखो बात ऐसी है, आज मेरी आखिरी क्लास है फ्रेंच की, इसके बाद मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि जर्मन्स ने एक जर्मन टीचर रख लिया है और अब वो तुम्हें जर्मनी पढ़ाएँगे। बट एक बात हमेशा ध्यान रखना, वो बात ये बोलता है जो बहुत ही कॉट करने वाली है, वो ये है कि कोई भी कंट्री वो सीधे इंडिकेट करता है कि आप लोग कभी गुलाम नहीं बन सकते जब तक आप अपनी भाषा का साथ ना छोड़ दें। कि जब तक आपकी लैंग्वेज आपके साथ है, जब तक आप अपनी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करते हो, तब तक आपको कोई गुलाम नहीं कर सकता। इस चैप्टर में वो बात बताई है। ठीक है, फ्रांस अमर रहे, ये बात बोल के वो अपनी क्लास खत्म करते हैं। यही चीजें इंडिया में भी है। फिर यू शुड रेस्पेक्ट योर लैंग्वेज। ठीक है, फिर चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो। ठीक है, अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाबी हो, हरियाणा से तो हरियाणी भी हो, आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि बेटा अभी असर नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप अपनी भाषा से छोड़ दोगे ना बीच मझधार में, यकीन मानो असर आज नहीं दिख रहा, आने वाले वक्त में दिख जाएगा। ठीक है, तुम गुलाम हो भी जाओगे तो मैं पता भी नहीं चलेगा, ये होगा फिर। समझ में आई बात? खैर, नहीं, इस चीज को मैं बहुत ज्यादा गंभीरता से लेता हूँ असल में। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। कि नेशनलिस्ट की फीलिंग, नेशनलिज्म की फीलिंग जरूरी नहीं कि आप 10 देश जीतोगे तभी आएगा, या युद्ध करोगे तभी आएगा। बहुत सी चीजें होती हैं जो आपको जमीन से जोड़े रखती हैं, जिनमें से एक आपकी भाषा भी है। ठीक है, और ये जो भाषा है वो पूछ सकता है एग्जाम में कि भैया महत्व बताइए भाषा का राष्ट्रवाद में क्या है, कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ लैंग्वेज इन नेशनलिज्म। तो एक केस के हिसाब से बताइएगा, वो केस क्या है कि रशिया का डोमिनेंस हुआ था पोलैंड में। मैंने बताया ना कि जो पोलैंड का हिस्सा था वो किसे दे दिया था? रशिया को। तो पोलैंड कब्जा करता है, सॉरी रशिया कब्जा करता है पोलैंड पर। तो पोलैंड की भाषा है पॉलिश। कौन सी है? पॉलिश। और उस पॉलिश भाषा को स्कूल्स वगैरह से हटा दिया जाता है और रशियन लैंग्वेज को सिखाने पर जोर दिया जाता है, ताकि कैसे भी करके पॉलिश कल्चर कल्चर को हम सप्रेस्ड कर सके, वीक कर सके। ओके। और 1831 में एक अच्छा खासा आर्म्ड रिबेलियन, मतलब रशियन से लड़ाई भी चलती है, जो रशियन आर्मी होती है उससे अच्छी खासी लड़ाई चलती है। बट पॉलिश जो लोग होते हैं, पोलैंड के जो लोग होते हैं, वो इस रिवॉल्ट में फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी भाषा का साथ नहीं छोड़ते। और उन्होंने लैंग्वेज के लिए इस वॉर को, कि उन्होंने भाई अपने भाषा को लेके, जो इतनी बड़ी सेना लेकर आई थी बाहर से, कंट्री रशिया आई थी, उनके साथ वो लड़े, और उनका जो स्ट्रगल था एकदम सिंबलाइज हो गया पूरी दुनिया के सामने, कि देखो अपनी लैंग्वेज को लेकर कोई लड़ मर भी सकता है। इंडिया की बात मैं नहीं करूंगा भाई, इंडिया के लोगों की बाबा वो तो अलग ही धुन में चलते हैं, उनका पता नहीं। यार हमारे पास लैंग्वेज भी तो बहुत सारी है। बात समझ में आई इतनी? ठीक है, तो वी शुड रेस्पेक्ट आवर लैंग्वेज। ठीक है, रेस्पेक्ट करनी चाहिए भाई।
ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि कंट्री का मतलब कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता। कंट्री, नेशन का मतलब होता है लोग और उसका कल्चर, जिनमें भाषा आती है। ओके, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि कुछ तो अलग रखो बाकी देशों से अपने पास। अब साल आता है 1848, 1848 का जो ये साल है ना भाई, ये इकोनॉमिक हार्डशिप्स का साल था। इकोनॉमिक हार्डशिप इतनी बढ़ रही थी, अब तुम पूछो भैया क्या हो गया, इससे क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लगातार आबादी बढ़ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, फूड शॉर्टेज हो रही थी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट थी, ये सब होगा तो बेरोजगारी तो होगी ही। और मजे की बात बताता हूँ कि जो क्रॉप्स थी वो भी खराब हो गई, उसका भी फेलियर आ गया, जिससे और बेड़ा गर्क हो गया। तो हुआ क्या कि खाने पीने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ओके, ये हो गया बेड़ा गर्क। ओके, तो होता क्या है, ये ना, कि पॉपुलेशन 19th सेंचुरी की शुरुआत में काफी ज्यादा बढ़ गई और यूरोप में अनएम्प्लॉयमेंट आ गई और माइग्रेशन होना शुरू हो गया कि लोग एक देश से दूसरे देश आने लगे। इससे क्या हो गया, एक जगह पर पॉपुलेशन बढ़ने लगी। ठीक है, छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स थे, खासकर टेक्सटाइल सेक्टर के, जो कपड़ा बनाते थे हाथों से, उनको सीधे सीधे कंपटीशन दे रही थी। कंपटीशन क्या दे रही थी, उन जो हाथों से बनाने वाले जो बुनकर थे, जो कपड़ा बनाते थे हाथों से, स्मॉल प्रोड्यूसर्स, उन्हें सीधे उखाड़ फेंक रही थी इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज। इंग्लैंड यूं ही ताकतवर नहीं था उस समय पर, इसकी अपनी इंडस्ट्रीज थी, कॉटन इंडस्ट्रीज थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी। ठीक है, कॉटन भले इंडिया से ही लाता होगा ये। ठीक है, तो इनके पास जो मशीन्स थी उससे ये कपड़ा बनाते थे, और जो लोग हाथों से कपड़ा बनाते हैं, भाई हाथों से कपड़ा बनाओगे तो मेहनत भी लगेगा, टाइम भी लगेगी, और जब मेहनत और टाइम दोनों लगेगा तो होता क्या है, वो हाथ से बनाई हुई चीज महंगी होती है। और इंग्लैंड अपनी इंडस्ट्रीज लगा के इसी बात का फायदा उठा रहा था, भाई ये 1 घंटे में एक बनाते, वो 1 घंटे में बनाते 10। जब वो 1 घंटे में 10 बना सकता है तो सस्ते में भी बेच सकता है। तो लोगों, तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे, उनको दिक्कत होने लगी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज लग रही हैं, अब हमारी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब हमारा काम नहीं चल सकता, हमारे बिजनेस नहीं चल सकता। पहली बात ये हुई, तो इकोनॉमिक हार्डशिप, पैसों की मंदी यहाँ नहीं शुरू हुई। ठीक है, पीसेंट्स फेस्ड हैवी फ्यूडल बर्डन्स एंड राइजिंग फूड प्राइसेस और पोर हार्वेस्ट कॉस्ट वाइड स्प्रेड पॉवर्टी अक्रॉस यूरोप। वही बताया मैंने कि जो पीसेंट्स थे, मजदूर किसान थे, उनके ऊपर अच्छा खासा मतलब फ्यूडल बर्डन्स, मतलब कि टैक्सेशन लग रहा था, टैक्स लग रहा था। और मैंने बताया कि फसलें भी खराब हो गई थी, फूड शॉर्टेज भी आ गई थी, फूड प्राइसेस बढ़ गए थे, खाने की ब्रेड की कीमतें बढ़ गई थी। वही वाला सीन हो रहा था जो फ्रांस में कभी हुआ था। ये सारी चीजें खराब होने लगी थी, तो अब क्या करते। 1848 एक ऐसा साल है जो फूड शॉर्टेज और वाइड स्प्रेड के लिए जाना जाता है। और जब ये सारी चीजें हुई, और जब देखा कि भाई फ्रांस में, खासकर फ्रांस में, हम फ्रांस की बात कर रहे हैं, कि फ्रांस के जो लोग हैं वो खाने की वजह से, भुखमरी की वजह से सड़कों पर उतर आए हैं, और राजा के कंट्रोल में अब कुछ भी नहीं है। तो राजा 1848 में, मतलब लुइस फिलिप, वहां से भाग गए, उन्हें भागना पड़ा कि भाग जाओ ठीक है, क्योंकि राजा से वो देश नहीं संभल रहा था फिर। अब जब देश नहीं संभल रहा था, तो राजा गायब हो गया। अब राजा नहीं है तो अब देश कौन संभाले? फिर देश को संभाला नेशनल असेंबली ने, जिसने एक वक्त पर पहले भी देश संभाला था। नेशनल असेंबली कंट्री को संभालने की जिम्मेदारी लेती है। नेशनल असेंबली क्या है भाई, मैं नंबर भी भूल जाता हूँ, 581 शायद, इतना ही है यार, नंबर नहीं पता, कि 500 कुछ लोग होते हैं, लोगों की एक कॉन्फ्रेंस होती है, लोगों की एक टीम होती है जो काम कर रही होती है ना, पार्लियामेंट की तरह। नेशनल असेंबली देश को संभालने का जिम्मा लेती है, और क्या करती है, पहली बात, जितने भी लोग हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम, जितने भी लोग हैं, आदमी पुरुष 21 साल से ज्यादा वाले, वो वोट दे सकते हैं, पहली बात। ठीक है, सभी के सभी, कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, सभी के सभी पुरुष 21 साल से ऊपर वाले वोट दे सकते हैं। और गारंटी देती है राइट टू वर्क, क्योंकि नौकरी हम देंगे, खाने को हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेशनल असेंबली इस बात को संभालती है। चलो फ्रांस में तो संभल गया, ठीक है। अब ये आता है एक एपिसोड, ये है केस सिलेसिया का। सिलेसिया क्या है भाई, सिलेसिया एक छोटा सा गांव है पोलैंड में। कहाँ है? पोलैंड में।
ये लड़ाई थी किनकी? कॉन्ट्रैक्टर्स की और वीवर्स की। किनकी? कॉन्ट्रैक्टर्स की और वीवर्स की। तो वीवर्स वर्सेस कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, हाथापाई हो गई यहाँ पे, पत्थर चल गए। तो वीवर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स में क्या हुआ था कि जो वीवर्स होते हैं ना भाई, कॉन्ट्रैक्टर से बात शुरू करें, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे वो वीवर्स को रॉ मटेरियल देते थे। क्या देते थे? रॉ मटेरियल देते थे। और वीवर्स उस रॉ मटेरियल का कंप्लीट गुड बनाकर बेचते थे, भेज देते, मतलब बेचते नहीं थे, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को दे देते थे, ठीक है। ये मान के चलो कॉन्ट्रैक्टर ने कॉटन दे, वीवर्स ने उसका कपड़ा बना दिया, चलो ये होता था। बट कॉन्ट्रैक्टर्स क्या कर रहे थे उन दिनों, अब जो कि इकोनॉमिक हार्डशिप चल रही है, तो इस बात का फायदा उठाते हुए वो वेजेस नहीं बढ़ाते थे, सैलरी कम थी, कभी कभी कई बार तो दी ही नहीं। तो इससे हुआ क्या कि वीवर्स काफी ज्यादा आक्रोश में, क्रोध में आ गए, गुस्से में आ गए, और एक जंग का ऐलान किया कि अब पिटा कॉन्ट्रैक्टर, और ढंग से पिटेगा। ये तो होता क्या है, पहली बात समझो कि सिलेसिया वो गांव है जिसमें 18,000 लोग ही रहते थे, ठीक है, बहुत छोटा सा है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह के चलते ये सारी चीजें हुई। तो एक दिन, वो दिन था 4 जून, 2 बजे, ये सारे व्यूवर्स कॉन्ट्रैक्टर्स के मैसन्स, मतलब कि इनके मकानों को घेर लेते हैं और पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जैसे तैसे करके वहां से निकलता है और दूसरे गांव में पहुंचता है, ठीक है। वहां पर पनाह लेने की कोशिश करता है, बट उसे पनाह नहीं मिलती, मतलब उसे शेल्टर नहीं मिलता। फिर वो भागता है, कैसे भी करके वो रेनफोर्समेंट बनाता नहीं, रेनफोर्समेंट मंगवाता है कि कैसे भी करके बचाया जाए, ठीक है। क्योंकि ये जो व्यूवर्स थे वो इनके घर तोड़ रहे थे, फर्नीचर तोड़ रहे थे, सप्लाईज तोड़ रहे थे, सब कुछ तोड़ रहे थे। तो कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करता है भाई, रेनफोर्समेंट मंगवाता है, और व्यूवर्स के साथ जब टक्कर होती है, लड़ाई होती है, तो इस स्ट्रगल में, इस वायलेंस में, ठीक है, ये जो हुआ, इसमें 11 व्यूवर्स मारे जाते हैं, ठीक है। तो सिलेसिया का जो केस है ये बताते कि भाई 1848 में कितनी हार्डशिप थी, कितनी भुखमरी थी, कि मारपीट करनी पड़ रही है। स्क्रीनशॉट लो तुम चुपचाप, स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया, ये भी, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, तो कॉन्ट्रैक्टर को भागना पड़ा, रेनफोर्समेंट मंगानी पड़ी, तो ये सारी चीजें उस समय पर हुई थी। ये एपिसोड समझ में आया? समझ में आना भी चाहिए, समझे? खैर, बाकी का हम पढ़ेंगे कल, कुछ स्लाइड्स बाकी हैं, क्योंकि कल मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, द स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और हम पढ़ेंगे एम्पेरियलिज्म एंड नेशनलिज्म पढ़ेंगे, और कल तुम्हारा चैप्टर खत्म, खत्म, ठीक है, खत्म, गुड बाय, टाटा, गया, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये सारी बात है। फिर थोड़े लोग देख लेंगे, देखो क्या लोग हैं भाई। मैं जोसेफ मैजीने के बारे में बता रहा था, देखो ये तो पता ही है कौन ही है। ए यार, चलो बढ़िया, यहाँ पे देख लो, ये रहे जोसेफ मैजीनी, ठीक है, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ, हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गया था कि जोसेफ मजीनी इतने बड़े रिवॉल्यूशनरी थे, इतने बड़े नेशनलिस्ट थे, कि ड्यूक मेटरनिक जो कांग्रेस ऑफ वियना को होस्ट कर रहा था, वो इन्हें बताता था कि भैया ये बड़ा खतरनाक आदमी है हमारे लिए, ठीक है, ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी फॉर अस सोशल ऑर्डर। मैं भूल गया था यार बताना, ये था ड्यूक मेटरनिक। इन काम के लिए जाने थे, मैं ड्यूक मेटरनिक की भी शक्ल देख लेता हूँ अगर दिख जाएगी तो। क्या ये रहे फ्रेडरिक सोरो, जिन्होंने वो पेंटिंग बनाई थी। कि ये कम से कम जो एनसीईआरटी है ना, ये एनसीईआरटी वाले अगर लोगों के चेहरे दिखाते हैं तो हमें भी अच्छा लगे पढ़ने में, और तुम्हें अच्छा लगे पढ़ाने में, सॉरी उल्टा बोल दिया, तुम्हें अच्छा लगे पढ़ने में और हमें अच्छा लगे पढ़ाने में। तो ये सारी चीज़ें थी। कहाँ गया मटरनिक, यही है क्या? नहीं ये तो नहीं है, कोई नहीं, किसी और दिन ढूंढेंगे डॉक्यूमेंट। खैर अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल पर बने रहो, ठीक है। अगर ढंग से पढ़ना चाहते हो तो देखो भाई, चीज़ें कनेक्ट करी हुई मिलेंगी तुम्हें यहाँ पर, बढ़िया है, यहाँ के लोग बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, और अब आपका काम है क्या कि आप सब्सक्राइब करो, चैनल पर बने रहो, और मेहनत से पढ़ते रहो, नोट्स बनाना, आपको स्लाइड्स और नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेना मत भूलना। खैर तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो। चलिए अब जर्मनी एंड मेकिंग ऑफ इटली, मतलब मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, वो दोनों देख लेते हैं। देखो भाई, यहाँ तक जो मैंने तुम्हें पढ़ाया वो काफ़ी सारी बात चीज़ें देखी,
हाँ, पोलैंड का केस समझाया, सिलेसिया भी देखा। सिलेसिया एक छोटा सा गांव है पोलैंड में। और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई, इकोनॉमिक हार्डशिप्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें देख ली। अब थोड़ा आगे समझो, ठीक है। आगे ये समझिए कि ड्युअल नेचर ऑफ रेवोल्यूशन, जहाँ पर गरीब लोग अपना रेवोल्यूशन कर रहे थे, फूड शॉर्टेज वगैरह थी, ठीक है, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही थी, उसको लेके ये अपने रिवोल्ट कर रहे थे। ओके, इनका अपना दिक्कत था, वो इनकी दिक्कत इस बात की थी कि फूड शॉर्टेज हो रही है, टैक्सेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से पैसों की कमी पड़ रही है। तो क्या तो चल ही रहा था। लेकिन 1848 आते-आते 1848 आते-आते जो मिडिल क्लास हैं, ओके, जो लिबरल्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं लिबरल्स, बहुत नाम सुना उनका, एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है, ये भी अपना रिवोल्ट कर रहे थे। बट इनके जो रिवोल्ट के कारण थे, ये इनके रिवोल्ट की जो मांग थी, वो 10 कदम आगे सोचने वाली बात थी। वो ये बात थी कि ये कुछ डिमांड ऐसी रखना चाहते थे, क्योंकि इनमें से कुछ बिजनेसमैन भी थे। मैंने तुम्हें बताया कि मल्टीपल लेयर ऑफ टैक्सेस होता था पहले, ठीक है, 10 जगह टैक्सेस देने पड़ते थे, और जिसकी वजह से इनको दिक्कत होती थी। जर्मनी में तो वो चीज़ खत्म कर दी, बट और जगह पर भी ये चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो बात ये सारी चल रही थी उन दिनों पर। तो अभी फिलहाल क्या है कि इसको हम डेट के हिसाब से समझते हैं। एक डेट लिखो, 18 मई 1848। इसे हम कहेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1848। और ये मैं बात कर रहा हूँ जर्मनी की। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? जर्मनी। अब आप जर्मनी की बात कर रहे हैं जी, बहुत अच्छी बात है। होता क्या है कि जितने भी लिबरल्स होते हैं, जितने भी एजुकेटेड लोग होते हैं जर्मनी में, वो सब एक साथ निकलते हैं फ्रैंकफर्ट, एक सिटी है जर्मनी में, और वहां पर एक चर्च है सेंट पॉल। क्या चर्च है? सेंट पॉल। ये उस चर्च में इकट्ठा होता है। चर्च बहुत बड़ा है भाई, वहां पर इकट्ठा होता है, और ये सब वोट करते हैं, एक वोटिंग करते हैं फॉर व्हाट, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए। इसके लिए ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए। और वहां पर ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना शुरू करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में टेबल टेनिस कोर्ट में उन्होंने किया था। वहां पर भी लिबरल्स थे, वहां पर भी मिडिल क्लास थे, ठीक वैसे ये थे एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो इन्होंने क्या करा, वोटिंग करनी शुरू करी ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए, और कुछ गिनती की चीजें मांगी, जिनमें से सबसे पहले एक ये था कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो ड्राफ्ट हो ही रहा है, ड्राफ्ट हो रहा है। अब यहाँ पर 831 रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे। जैसे हमें चाहिए थे 299 है, 300 के आसपास थे हमारे लोग। जब भारतीय संविधान की बात हुई, यहाँ पर 831 थे रिप्रेजेंटेटिव्स। तो सबसे पहले क्या चीज़ की मांग करते हैं? ये मांग करते हैं एक नेशन स्टेट बनाने की, कि भाई आसपास की जो कंट्रीज हैं, ओके, कंट्रीज भी क्या कि जर्मनी एक था पहले। तो पहली बात तो जर्मनी उस समय पर कोई नाम नहीं था, ओके। बात ये कि उस समय पर कोई देश नहीं था, छोटे छोटे एम्पायर्स बटे हुए थे। जर्मन स्टेट्स थी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं थी, बट बात क्या हो जाती है कि जर्मनी जैसे आज की कंट्री है ना, एक जर्मन नेशन, वैसा नहीं था, छोटे छोटे हिस्से में बटा हुआ था। मैंने कई बार बताया, ओके। तो सबसे पहले एक नेशन स्टेट की मांग करते हैं। उसके बाद ये मांग करते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रेस की, ओके। और इससे रिलेटेड और भी मांगे होती हैं, जैसे कि मतलब फ्रीडम से जुड़ी हुई, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई, ये सारी मांग वो अपने राजा के सामने तो नहीं, लेकिन फिलहाल लोगों के सामने रखते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के बाद, नेशन स्टेट वगैरह की मांग रखने के बाद, वो सबसे पहले जाते हैं किंग ऑफ पर्शिया पर। प्रशिया, सॉरी, नॉट पर्शिया। पर्शिया के राजा के पास है। क्यों? क्योंकि जो आज की जर्मनी है ना, उस समय पर जो जर्मनी था, तब छोटे छोटे एम्पायर बटे हुए थे। तो उन छोटे छोटे एम्पायर्स में अगर सबसे बड़ा एम्पायर किसी का था, तो पर्शिया का था। जियोग्राफिकली परसेप्शन से अगर देखा जाए, जियोग्राफिकल विजन से देखा जाए, तो पर्शिया बहुत बड़ा लैंड ऑन करता था, बहुत बड़ा, मतलब बहुत सारी ज़मीन थी, मतलब बहुत बड़ा एम्पायर था इसका बाकियों के मुकाबले। तो इस ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट था वहाँ पर।
लोग उसी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि देखो भाई बात ऐसी है, आप पूरे जर्मनी को यूनिफाई कर लो, ठीक है? क्या कर लो? पूरे जर्मनी को यूनिफाई कर लो, सारे के सारे एम्पायर जीत लो अगर जीत सको तो। और अगर आप जीत जाते हो, तो हमारे ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन, आपको क्राउन मिल जाएगा, आप पूरे जर्मनी के राजा हो जाओगे। बट राज करना तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करना। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट मोनार्की आ जाएगी, क्या आ जाएगी? कॉन्स्टिट्यूएंट मोनार्की आ जाएगी, क्या आ जाएगी? कॉन्स्टिट्यूएंट मोनार्की का मतलब पता है, मैं फिर बता देता हूँ, पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट मोनार्की का मतलब होता है कि होगा तो राजा ही, लेकिन राज करने के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेगा, न्याय संहिता का इस्तेमाल करेगा, अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं करेगा, ठीक है? तो इस बारे में लोग बोलते हैं, खासकर उसमें लिबरल्स और एजुकेटेड मिडिल क्लास होते हैं, ठीक है? और भी कई मांग थी, हाल फिलहाल याद नहीं, बट बता देता हूँ। तो ये सारी बात थी, बात समझ में आई? 4 नंबर लिख दो, ठीक है? तो ये सारी बात होती है। तो यहाँ पर देखिए, द असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ यूनिफाइड जर्मन, समझ में आई? एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं किसके लिए? यूनिफाइड जर्मन नेशन के लिए, टू बी गवर्न्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद अ पार्लियामेंट ओवरसाइट। बिल्कुल, एक पार्लियामेंट सिस्टम की मांग थी इनकी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, बिल्कुल, ये बात रखते हैं। बट होती होती बात क्या है कि वहाँ के जो मोनार्क थे, वहाँ के जो राजा थे, उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे फ्रांस में हुई। तो क्या फ्रांस वाले हालत यहाँ पर पैदा करना है? भाई लोगों को तो फ्रांस की जो कंट्री है वो तो रोल मॉडल मान रहे थे फ्रांस को, कि भाई फ्रांस के अंदर जो चीज़ चल रही है वो चलने दो, हमारे देश में भी हो जाना चाहिए। बट मोनार्क जो है, जो राजा हैं, भैया वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि भाई जनता आवाज उठा ले? तो इस बात को लेकर होता क्या है, अपोजिशन ग्रो होने लगती है। जो राजा था पर्शिया का, उनका नाम था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। क्या नाम था? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, ये नाम याद रखना, ठीक है? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ इस प्रस्ताव को, मतलब जो क्राउन रखने की बात करी थी, जो लोग आए थे ना, भाई आप बन जाना राजा, राजा उस बात को नकार देता है कि भाई अगर मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राज करना है, तो मैं क्यों तुम्हारे साथ आऊंगा? हमें क्राउन चाहिए नहीं, मेरी शक्तियां कम हो जाएंगी, अभी भी मैं ज्यादा अच्छा राज कर रहा हूँ। ये बात तो वो लोगों की बात को क्या कर देता है, नकार देता है कि नहीं चाहिए, ठीक है? तो अपोजिशन ग्रो करता है, और ना कि खाली ये बात नकारता है, बल्कि
content. I'm finally facing it all, fearless.